मार्शल भगवान असुर C211 दो बड़ी बातें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। MGA अध्याय 211 दो बड़ी बातें। वर्मिलियन बर्ड सिटी में शांगुआन परिवार के वध की खबर शीघ्र ही पूरे एजोर प्रांत में फैल गई। यहां तक कि एजोर प्रांत के शासक किलिन राजकुमार की हवेली और एजोर प्रांत के नंबर 1 स्कूल लिंग्योन स्कूल ने भी शक्तिशाली लोगों को वर्मिलियन बर्ड सिटी में भेजा और वे सब कुछ जांचना चाहते थे। उनके इतने बड़े आंदोलन का कारण शांगुआन परिवार का जीवन या मृत्यु नहीं था जो इतना आकर्षक था। वास्तव में ग्रेक्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट जिसने शांगुआन परिवार को खत्म कर दिया था, लोगों के लिए ध्यान का विषय बन गया। ग्रेक्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट वर्तमान एजियोर प्रांत में केवल 2 ही ज्ञात थे, इसलिए एजियोर प्रांत में ग्रेक्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट का मूल्य बहुत अधिक था। सभी प्रकार की शक्तियां एक ग्रेक्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट को अपनी शक्ति में खींचना चाहती थीं। भले ही वे उन्हें अपनी ओर न खींच सके, वे कम से कम उनके साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते थे और कुछ संबंध शुरू करना चाहते थे। लेकिन दुख की बात है कि उस दिन के बाद मिस्टर ग्रेक्लोक पूरी तरह से गायब हो गए। कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ हैं, लेकिन एक बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि यह मामला निश्चित रूप से उन 2 बड़ी घटनाओं में से एक था जिसने एजियोर प्रांत को हिलाकर रख दिया था। दूसरी बड़ी बात यह थी कि एजियोर प्रांत के हजारों स्कूलों में से एक स्कूल के साथ कुछ ऐसा हुआ जो एजियोर प्रांत में शीर्ष 3 में से एक हो सकता था। उस स्कूल को प्लम फ्लावर स्कूल कहा जाता था। इसका एजियोर प्रांत के 2 बड़े अधिपतियों लिंगियोन स्कूल और किलिन प्रिंस के हवेली के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था। इसकी नींव भी बहुत मजबूत थी। प्लम फ्लावर स्कूल के सबसे कमजोर मुख्य शिष्य मूल क्षेत्र में थे, लेकिन कई पहले से ही गहन क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। बड़ों के भीतर असंख्य विशेषज्ञ थे और यह कहा जा सकता था कि शक्तिशाली लोग जंगलों में लकड़ी की तरह थे। प्लम फ्लावर स्कूल के प्रमुख प्लम फ्लावर जेनरेन एक ऐसे व्यक्ति थे जो 99 साल तक जीवित रहे। उनके पास गहन क्षेत्र के 9वें स्तर की साधना थी। उन्होंने कई रैंक 6 मार्शल कौशल के साथ साथ विशेष विधियों को भी सीखा। वह वास्तव में गहन क्षेत्र के शिखर पर थे और उन्हें स्वर्ग क्षेत्र में जाने के लिए केवल एक कदम की आवश्यकता थी। वह पूरे एजियोर प्रांत में सबसे प्रसिद्ध बड़े पात्रों में से एक थे। TN जेनरेन एक उपाधि है। हालांकि कुछ दिन पहले ही ऐसे शक्तिशाली स्कूल का नरसंहार किया गया था। प्लम फ्लावर स्कूल में लाखों शिष्यों में से एक भी जीवित नहीं बचा। यहां तक कि कई 100 सालों से खड़ी इमारतें भी राख हो गईं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। विशाल प्लम फ्लावर स्कूल आग का सागर बन गया और ये लपटें भयंकर थीं। यहां तक कि किलिन राजकुमार के महल का स्वामी और लिंगियोन स्कूल का मुखिया भी उसमें कदम नहीं रख सका। आग की लपटों का ऐसा भयानक सागर लोगों को कुछ महीने पहले रेगिस्तान में दिखाई देने वाले आग के सागर से जोड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि कई महीने पहले रेगिस्तान में इंपीरियल स्काई सेज की कब्र दिखाई दी थी, जो 100 साल पहले एजियोर प्रांत में जहां भी जाना चाहता था वहां जाने वाला नंबर 1 विशेषज्ञ था। जब ये खबर फैली तो किलिन राजकुमार के भवन और लिंगियोन स्कूल तथा एजियोर प्रांत की विभिन्न महान शक्तियों ने इसकी जांच करने के लिए शक्तिशाली लोगों को भेजा, लेकिन वे आग के सागर से बाधित थे और उनके पास जाने का कोई रास्ता नहीं था। उस समय कुछ लोग जो बुराई में विश्वास नहीं करते थे, वे जबरदस्ती आग के सागर में कूदना चाहते थे, लेकिन पास पहुंचने से पहले ही वे जलकर राख हो गए। अभी तक आग का सागर जल रहा था। 2 महीने पहले आए आंधी भी आग को नहीं बुझा पाए। इसके विपरीत ऐसा लग रहा था जैसे बारिश आग में घी डाल रही हो। ये बेहद अजीब था। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने एक भिखारी जैसे दिखने वाले पुरुष को आग के सागर से बाहर निकलते हुए देखा, जो बकवास बातें कर रहा था, फिर भी वह बिल्कुल भी जला नहीं था। लोगों को लगा कि ऐसी खबरें मनगढ़ंत हैं। एजियोर प्रांत के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी आग के सागर में कदम नहीं रख सकते, तो कोई कैसे बाहर निकल सकता है और उसे कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए उस जानकारी को मजाक के तौर पर लिया गया और किसी ने इसकी परवाह नहीं की। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जिस दिन प्लम फ्लावर स्कूल को नष्ट किया गया था, उस दिन कुछ लोगों ने प्लम फ्लावर स्कूल से एक भिखारी को बाहर निकलते हुए भी देखा था। प्लम फ्लावर स्कूल के नष्ट हो जाने के बाद कुछ लोगों ने प्लम फ्लावर स्कूल के बाहर खड़े एक भिखारी को देखा। उस भिखारी को कोई चोट नहीं लगी थी, लेकिन वह थोड़ा पागल सा था। कुछ लोगों को जिज्ञासा हुई और उन्हें लगा कि शायद भिखारी को कुछ सच्चाई पता है, इसलिए वे उसके पास गए और उससे प्लम फ्लावर स्कूल के बारे में पूछा। हालांकि जैसे ही उन्होंने अपना मुंह खोला, भिखारी गायब हो गया और फिर उसे देखा नहीं जा सका। लोगों को यह भी नहीं पता चला कि वह कैसे चला गया। जब लोगों को ये खबर मिली तो तुरंत ही भारी प्रतिक्रिया हुई और सभी को लगा कि रेगिस्तान में आग का सागर प्लम फ्लावर स्कूल में आग के सागर से संबंधित है और यह बहुत संभव है कि यह रहस्यमय भिखारी द्वारा किया गया हो। तुरंत ही हर जगह से शक्तियां हर जगह खोज करने लगीं। वे उस भिखारी को ढूंढना चाहते थे क्योंकि वह वास्तव में भिखारी नहीं था, बल्कि एक विशेषज्ञ था जिसके पास बहुत ज्यादा ताकत थी। वह कम से कम स्वर्ग के दायरे का तो होगा ही, और कुछ लोगों को तो ये भी संदेह था कि वह एक मार्शल लॉर्ड था। मार्शल लॉर्ड, अगर यह खबर जियांग राजवंश तक पहुंचती तो वे भी हिल जाते। वे शक्तिशाली लोग थे जो जियांग राजवंश में भी मौजूद नहीं थे।
ऐसा चरित्र 9 प्रांतों के पूरे महाद्वीप को उलट पुलट कर देगा। हालांकि केवल लिंग्यून स्कूल और किलिन प्रिंस की हवेली जैसी मजबूत ताकत वाली शक्तियां ही उन मामलों में भाग ले सकती थीं। अन्य लोग केवल जीवंतता को देख सकते थे, इसलिए भले ही 2 बड़ी चीजों ने लोगों को चौंका दिया हो, लेकिन दूसरे दर्जे के स्कूलों जैसी शक्तियां बिल्कुल नहीं बदली। वास्तव में दूसरे दर्जे का विद्यालय, शून्य विद्यालय, सामान्य और हमेशा की तरह बना रहा। जिन शिष्यों को साधना करनी चाहिए थी, वे साधना कर रहे थे, और जिन बुजुर्गों को व्याख्यान देना चाहिए था, वे व्याख्यान दे रहे थे। केवल मुख्य क्षेत्र पूरी तरह से शांत था। कई दिन पहले स्कूल के प्रमुख ने व्यक्तिगत रूप से सभी कोर शिष्यों को कोर जोन छोड़ने का आदेश दिया था और साथ ही भवन की मरम्मत के लिए कोर जोन को बंद करने का भी आदेश दिया था। जहां तक इस बात का सवाल है कि इसे क्यों बंद किया जाना चाहिए, तो स्वाभाविक रूप से ये श्री ग्रीक लोक का वादा था। वह कोर जोन में एक स्पिरिट फॉर्मेशन एरे स्थापित करने जा रहा था। बस अगर भविष्य में कोई दुश्मन आक्रमण करता है तो वे सबसे महत्वपूर्ण नींव की रक्षा कर सकते हैं। कई दिनों तक बिछाने के बाद चू फैंग ने आखिरकार स्पिरिट फॉर्मेशन एरे को पूरा कर लिया। भले ही उसके पास साधना की कमी थी और उसके पास अपर्याप्त स्पिरिट पावर थी, जिसके कारण स्पिरिट फॉर्मेशन एरे में खामियां थीं, लेकिन गहन क्षेत्र के तीसरे स्तर पर किसी व्यक्ति के हमलों को रोकने में उसके लिए बिल्कुल भी समस्या नहीं थी। स्कूल के मुखिया की नज़र में वह आत्मा निर्माण सरणी एकदम सही थी। इसलिए जैसे ही वह प्रभावित हुआ, उसने चू फैंग को एक बहुत बड़ा उपहार भी दिया, 20 उच्च गुणवत्ता वाली गहन दवा। ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा उपहार था। आखिरकार शून्य विद्यालय दूसरे दर्जे के विद्यालयों में केवल औसत दर्जे का था और इसकी ताकत एजियो ड्रैगन विद्यालय की ताकत से बहुत दूर थी। इसके अलावा 20 उच्च गुणवत्ता वाली गहन दवाएं अभी भी एजियो ड्रैगन विद्यालय के लिए बेहद कीमती थीं। तो इससे ये देखा जा सकता है कि शून्य विद्यालय में वाकई बहुत ज्यादा खून बह रहा था। भले ही उन्होंने अपने भंडार पूरी तरह से खाली न किए हो, लेकिन ये बहुत करीब होगा। स्कूल प्रमुख, यह उपहार बहुत मूल्यवान है। आखिरकार चूंकि आपने मेरी मदद की है, इसलिए आपको भी काफी नुकसान उठाना पड़ा है। आपके शून्य विद्यालय के लिए एक आत्मा निर्माण सरणी स्थापित करना मेरे लिए पूरी तरह से उचित है। जैसे ही उसने 20 उच्च गुणवत्ता वाली गहन दवा को देखा, हालांकि चू फैंग का दिल द्रवित हो गया, उसने तुरंत इसे स्वीकार नहीं किया। ग्रेक लोक, वे स्पिरिट फॉर्मेशन एरे के लिए मुआवजा नहीं है। वे मेरे शून्य विद्यालय की ओर से सम्मान के कुछ टोकन मात्र हैं। मुझे पता है कि मेरा शून्य विद्यालय, जो एक छोटा सा दूसरे दर्जे का विद्यालय है, आपके लिए मेरे शून्य विद्यालय में अतिथि एल्डर के रूप में यहाँ रहने के लिए योग्य नहीं है। हालांकि मेरा शून्य विद्यालय अभी भी आपसे दोस्ती करने की उम्मीद करता है। अगर संभव हुआ तो मुझे उम्मीद है कि हम दोस्त बन सकते हैं। शून्य विद्यालय का प्रमुख काफी ईमानदार था और उसने अपने सच्चे विचार बताए। ये ठीक है, चूंकि यह ऐसा है, मैं प्रस्ताव स्वीकार करूंगा। चू फैंग मुस्कुराया और 20 उच्च गुणवत्ता वाली गहन दवा को अपने कॉस्मोस सेक में डाल दिया। उच्च गुणवत्ता वाली प्रोफाउंड दवा कितनी कीमती थी, यहां तक कि वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड ने भी चू फैंग को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते समय इतना कीमती उपहार नहीं दिया। बेशक इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड ने चू फैंग को जो उच्च गुणवत्ता वाला सफेद सिर वाला ईगल उपहार में दिया था, वह भी बेहद कीमती था। कीमत के मामले में यह संभवतः 20 उच्च गुणवत्ता वाली प्रोफाउंड दवा से कम नहीं होगा। हालांकि विश्व आत्मा गिल्ड कितना बड़ा था। एक शीर्ष गुणवत्ता वाला सफेद सिर वाला ईगल वास्तव में 9 बैलों से केवल एक बाल के बराबर था और उल्लेख करने लायक भी नहीं था। हालांकि शून्य विद्यालय के लिए 20 उच्च गुणवत्ता वाली गहन दवा संभवतः कई वर्षों का उनका संचय था। तो उस पर चू फैंग बेहद खुश था और उसके मन में शून्य विद्यालय के प्रति बहुत अच्छी धारणाएं थीं। उसने मन ही मन ये निर्णय लिया कि जब वह भविष्य में समृद्ध होगा तो उसे शून्य विद्यालय की भी मदद करनी चाहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मार्शल भगवान असुर अध्याय 212 ब्लेड ऑफ द वॉर ड्रैगन क्राई। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL मार्शल भगवान असुर C212 ब्लेड ऑफ द वॉर ड्रैगन क्राई। एड्स बाय पब फ्यूचर। MGA अध्याय 212 ब्लेड ऑफ द वॉर ड्रैगन क्राई। आत्मा संरचना व्यू रचना करने के बाद चू फैंग शून्य विद्यालय छोड़ना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका क्योंकि विद्यालय के प्रमुख को चू फैंग को प्रस्थान भोज पर आमंत्रित करना था। चूंकि इतने बड़े आतिथ्य को मना करना कठिन था, इसलिए चू फैंग वहां एक और दिन के लिए ही रुक सकता था। उस दिन की रात को स्कूल के प्रमुख ने शून्य विद्यालय में सबसे पवित्र स्थान पर चू फैंग के लिए एक दावत का आयोजन किया। शून्य टॉवर के शीर्ष पर। स्कूल प्रमुख, इस शून्य टॉवर का आकार काफी अजीब है। मुझे आश्चर्य है कि इसे किसने बनाया। चू फैंग ने शराब पी और खाना खाया। उसने चारों ओर देखा। उसने पाया कि शून्य टॉवर का स्थान काफी अच्छा था। जब वे शीर्ष पर बैठे तो वे पूरे शून्य विद्यालय को देख सकते थे।
रात होने पर यह विशेष रूप से सुंदर था। इसके अलावा शून्य टॉवर की निर्माण शैली काफी खास थी। मुख्य भाग तलवार की मूठ जैसा दिखता था, लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा यह था कि यह सुनहरे रंग का था। चांदनी की रोशनी में ये रोशनी से जगमगाता था, फिर भी सुनहरा रंग एक पूरे का पूरा नहीं था। ड्रैगन के तराजू की तरह टुकड़े थे, सुनहरे रंग के ड्रैगन के तराजू। ये काफी सुंदर था। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि यह एक सुनहरे रंग का ब्लेड है जो पहाड़ में घुस गया और शून्य विद्यालय के साथ एक हो गया। यह पहाड़ से जुड़ गया और यह बेहद स्वाभाविक रूप से जुड़ गया। इसे दोषरहित भी कहा जा सकता है। ये किसी निर्माण की तरह भी नहीं, बल्कि प्रकृति द्वारा निर्मित किसी चीज की तरह लग रहा था। विश्व प्रेतात्मा की विशेष नजर से चू फैंग देख सकता था कि शून्य टॉवर सरल नहीं था। खासकर जब वह शून्य टॉवर के शीर्ष पर था और चारों ओर देख रहा था, तो उसे लगा कि शून्य टॉवर के भीतर कुछ रहस्य छिपे होने की संभावना और भी अधिक थी। इसलिए वह थोड़ी जांच करना चाहता था। ओह, ये शून्य टॉवर मेरे शून्य स्कूल के संस्थापक शून्य जैनरेन द्वारा व्यक्तिगत रूप से बनाया गया था। वास्तव में पूरा शून्य स्कूल उसके बूढ़े आदमी का काम था। शून्य स्कूल के प्रमुख ने कहा, मेरे स्कूल के संस्थापक के विषय पर वह अपनी पीढ़ी के काफी चरित्रवान व्यक्ति थे, लेकिन जब संस्थापक का उल्लेख किया गया तो एक प्रबंधक बुजुर्ग आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। एड्स बाय पब फ्यूचर। हाँ, 1000 साल पहले मेरे स्कूल के संस्थापक एक ऐसे व्यक्ति थे जो पूरे महाद्वीप में आजादी से घूमते थे। छोटा सा एजियोर प्रांत उन्हें रोक नहीं पाया, और उस समय मेरा शून्य विद्यालय भी 9 प्रांतों में काफी प्रसिद्ध था। यह असामान्य रूप से समृद्ध था और आज लिंगियन स्कूल की तुलना भी इससे नहीं की जा सकती। लेकिन दुख की बात है कि वह काफी बदकिस्मत था। मेरे संस्थापक की मुलाकात एजियोर ड्रैगन स्कूल के संस्थापक से हुई, और क्योंकि उन दोनों के बीच दुश्मनी हो गई थी, इसलिए वे इंपीरियल कोर्ट के शिखर पर लड़े। अंत में वह एजियोर ड्रैगन संस्थापक के हाथों हार गया। तब से मेरे संस्थापक उस गिरावट से फिर से नहीं उठ पाए। अंत में वे शून्य पर्वत श्रृंखला में द्वेष के साथ मर गए। अब तक लोग केवल 1000 साल पहले एजियोर ड्रैगन स्कूल के संस्थापक को याद करते हैं, वह अद्वितीय एजियोर ड्रैगन संस्थापक जो महाद्वीप में जहां चाहे वहां चला गया। उस युग में वह भी एक ऐसा किरदार था जिसका नाम पूरे महाद्वीप में फैला हुआ था। हालांकि आज कोई भी मेरे शून्य विद्यालय के संस्थापक को याद नहीं करता है, अन्यथा मेरा शून्य विद्यालय ऐसे उजाड़ क्षेत्र में नहीं होता। एक अन्य प्रबंधक बुजुर्ग आहें भरते रहे। दुर्भावना रखना बेकार है। हर समय अवधि में लोग केवल सबसे मजबूत व्यक्ति को ही याद रखते हैं। ये केवल इतना ही कहा जा सकता है कि हमारे संस्थापक का जन्म गलत समय में हुआ और उन्हें एजियोर ड्रैगन संस्थापक जैसे राक्षस जैसे प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा मेरे शून्य विद्यालय की बर्बादी के लिए संस्थापक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने एक बार कहा था कि उनके द्वारा बनाया गया अद्वितीय मार्शल कौशल शून्य टॉवर में बना हुआ है और इसे लेने के लिए किसी भाग्यशाली शिष्य की प्रतीक्षा है। ये केवल इस तथ्य के कारण है कि हम बेकार हैं और संस्थापक द्वारा छोड़े गए अद्वितीय कौशल को समझने में असमर्थ हैं। अन्यथा शून्य विद्यालय इतना अकेला कैसे हो सकता है? स्कूलों में इस बात पर जोर नहीं दिया जाता था कि उनके संस्थापक कितने शक्तिशाली थे। इसमें इस बात पर जोर दिया जाता था कि क्या आने वाली पीढ़ियां अपने वरिष्ठों से आगे निकल सकती हैं या नहीं, और क्या वे स्कूल को आगे बढ़ा सकती हैं या नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो एजियोर ड्रैगन स्कूल इस स्तर तक नहीं गिरता और लिंगियन स्कूल एजियोर प्रांत में नंबर 1 स्कूल नहीं बन पाता। शून्य स्कूल के प्रमुख ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। अद्वितीय मार्शल कौशल। उन 3 शब्दों को सुनने के बाद चू फैंग की आंखें चमक उठी और उसने तुरंत पूछा, मुझे आश्चर्य है कि संस्थापक ने क्या अद्वितीय मार्शल कौशल छोड़ा है। यह जवाब में दोनों मैनेजर बुजुर्ग पहले तो थोड़ा हैरान हुए, फिर उन्हें लगा कि वे मुश्किल स्थिति में हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। दूसरी ओर शून्य विद्यालय के प्रमुख ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, मेरे विद्यालय के संस्थापक उस समय स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। हालांकि उनकी प्रसिद्धि एजियोर ड्रैगन संस्थापक की प्रसिद्धि जितनी बड़ी नहीं थी, फिर भी वे एक ऐसे चरित्र थे जो पूरे 9 प्रांतों के महाद्वीप में शीर्ष 10 में स्थान पाते थे। जब वह काफी वृद्ध हो गया तो उसे मार्शल साधना की सच्चाइयों में ज्ञान का एक क्षण मिला। उसने एक अद्वितीय मार्शल कौशल बनाया, ब्लेड ऑफ द वॉर ड्रैगन स्क्राई। ब्लेड ऑफ द वॉर ड्रैगन स्क्राई एक रैंक 7 मार्शल स्किल थी, लेकिन ऐसा कहा जाता था कि अगर इसमें महारत हासिल कर ली जाए तो ये रैंक 8 मार्शल स्किल के बराबर हो सकती है। इसकी ताकत आसमान को डराने और जमीन को हिला देने के लिए पर्याप्त होगी। यहां तक कि 9 प्रांत के वर्तमान महाद्वीप में भी यह अभी भी एक उत्कृष्ट कौशल है। जैसे ही उन्होंने ब्लेड ऑफ द वॉर ड्रैगन स्क्राई का जिक्र किया, वॉर्ड स्कूल के मुखिया को काफी गर्व हुआ। उनका थूक हर जगह उड़ गया, उनके चेहरे से रोशनी और रंग बह निकले, और अगर आप एक इंसान होते तो आप बता सकते थे कि वह बेहद उत्साहित और खुश थे। हालांकि जब उन्होंने आखिरी वाक्य बोला तो उनका उत्साह अचानक खत्म हो गया। लेकिन दुख की बात है कि शून्य ड्रैगन के रोने का ब्लेड केवल मेरे संस्थापक के हाथों से ही इस्तेमाल किया गया है।
हालांकि इसकी शक्ति के बारे में रिकॉर्ड थे, लेकिन वास्तव में किसी ने नहीं देखा कि यह कैसा दिखता था। शून्य स्कूल के सिर पर बेबसी साफ झलक रही थी। शायद ये सिर्फ एक किंवदंती है। आखिर 1000 साल पहले हुई घटनाओं को इतनी स्पष्टता से कौन दर्ज कर सकता है? मैनेजर बुजुर्गों में से एक ने जोर से हंसते हुए कहा। असंभव। ब्लेड ऑफ द वॉर ड्रैगन्स ट्राई निश्चित रूप से मौजूद है। संस्थापक द्वारा की गई पिछली घटनाएं भी वास्तविक हैं। एक और बुजुर्ग अचानक खड़ा हो गया और वह थोड़ा भावुक हो गया। अशिष्टता साहब के सामने ये कैसी शिष्टता है? शून्य विद्यालय का प्रमुख क्रोधित हुआ क्योंकि उसे लगा कि माहौल थोड़ा खराब था। चलो अतीत का जिक्र नहीं करते। आज अगर हम नशे में नहीं हैं तो हम नहीं जाएंगे। ये देखकर चू फैंग ने अपना वाइन कप उठाया और वह माहौल को ठीक करना चाहता था। जहां तक बाकी तीनों की बात है, स्वाभाविक रूप से उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एक ही घूंट में उन्होंने शराब का एक बड़ा कटोरा खत्म कर दिया। उस रात वहां मौजूद 4 लोगों ने खूब शराब पी थी, खास तौर पर शून्य विद्यालय के प्रमुख और 2 प्रबंधक बुजुर्ग। वे सच में नशे में थे, हालांकि चू फैंग नशे में नहीं था। जब रात गहरी हो गई और लोग चुप हो गए तो चू फैंग चुपके से शून्य टॉवर में लौट आया। शून्य विद्यालय के लिए शून्य टॉवर एक पवित्र भूमि थी, इसलिए आमतौर पर न केवल वहां कोई नहीं रहता था, बल्कि बुजुर्गों और शिष्यों को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। इसलिए किसी को पता नहीं चलेगा कि चू फैंग उस जगह पर आया था। उस पल शून्य टॉवर के दरवाजे कसकर बंद थे और यहां तक कि तंत्र और संरचनाएं भी थीं। लेकिन चू फैंग के लिए, जो एक ड्रेकलोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट था, यह बेहद सरल था। एक छोटे और चतुर आत्मा गठन के साथ उसने किसी भी तरह से उन्हें नुकसान पहुंचाए बिना आसानी से ताले खोल दिए। शून्य टॉवर में सफलतापूर्वक प्रवेश करने के बाद चू फैंग ने विश्व आत्मा कंपास को बाहर निकाला और उसमें अपनी आत्मा शक्ति भर दी। उसने लगन से खोज शुरू कर दी। वह क्या खोज रहा था? स्वाभाविक रूप से यह अद्वितीय मार्शल कौशल था जिसे शून्य जेनरेन ने पीछे छोड़ दिया था, शून्य ड्रैगन के रोने का ब्लेड। पहले ये बताना भूल गया था, लेकिन तकनीकी रूप से नाम एजियो ड्रैगन डाओरेन या एजियो ड्रैगन ताओइस्ट होना चाहिए, लेकिन चूंकि डाओरेन ताओइस्ट वास्तव में उतना उपयुक्त नहीं है, इसलिए मैंने इसे बदलकर संस्थापक कर दिया, क्योंकि हर कोई जानता है कि वह कौन है। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मार्शल भगवान असुर अध्याय 213 शून्य जेनरेन। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL मार्शल भगवान असुर C 213 शून्य जेनरेन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। MGA अध्याय 213 शून्य जेनरेन। शून्य ड्रैगन का रोना ब्लेड शून्य टॉवर में था। हालांकि 1000 साल पहले से और शून्य विद्यालय के संस्थापक शून्य जेनरेन की मृत्यु के बाद शून्य विद्यालय में कोई भी व्यक्ति उस मार्शल कौशल को नहीं समझ सका। वास्तव में किसी ने यह भी नहीं देखा कि मार्शल कौशल कैसा दिखता है। विश्व अध्यात्मवादी तरीकों से चू फैंग शून्य टॉवर के ऊपर और नीचे गया और कई बार आगे पीछे खोजा, हालांकि उसे शून्य ड्रैगन के रोने के ब्लेड का कोई निशान नहीं मिला। इससे चू फैंग चिंतित हो गया, क्योंकि एक विश्व अध्यात्मवादी की नज़र से वह बता सकता था कि शून्य टॉवर बहुत खास था और वह जानता था कि टॉवर के भीतर कुछ छिपा हुआ होगा। और स्कूल प्रमुख की बातें सुनने के बाद चू फैंग को लगा कि सबसे अधिक संभावना है कि जो चीज छिपी हुई थी वह शून्य ड्रैगन के रोने का ब्लेड था। हालांकि उसकी आंखों के सामने चू फैंग इसे नहीं पा सका, भले ही यह उसके जीवन पर निर्भर करता हो, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसने उसे चिंतित कर दिया। आखिरकार ब्लेड ऑफ द वॉर ड्रैगन्स ट्राई कोई साधारण मार्शल स्किल नहीं थी। इसे एक हेवन रियल्म विशेषज्ञ ने बनाया था और यह रैंक 7 मार्शल स्किल थी जो एजोर प्रांत में मौजूद नहीं थी। साथ ही यह कोई साधारण रैंक 7 मार्शल स्किल नहीं थी। यह रैंक 7 मार्शल स्किल थी जो रैंक 8 मार्शल स्किल के बहुत करीब थी। बेशक चूंकि चू फैंग जानता था कि इस तरह का मार्शल कौशल मौजूद है, वह इसे अपने हाथों में लेना चाहेगा, क्योंकि जब तक वह उस मार्शल कौशल को समझ लेगा, निस्संदेह यह उन ट्रम्प कार्डों में से एक होगा जो भविष्य में उसके जीवन की रक्षा कर सकता है। इस बात पर विचार करते हुए चू फैंग ने एक बार फिर विस्तार से खोज की, लेकिन यह बेकार था क्योंकि पूरी रात के बाद भी उसके पास कोई फसल नहीं थी। शून्य ड्रैगन के रोने के ब्लेड की खेती की विधि का उल्लेख नहीं करना, वह बालों का एक भी कतरा नहीं पा सका। क्या मैं चू फैंग वास्तव में शून्य ड्रैगन के ब्लेड के साथ इतना अच्छा अवसर खोना होगा? चू फैंग शून्य टॉवर के शीर्ष पर खड़ा था और जैसे ही उसने पूर्व से आने वाली धुंधली रोशनी को देखा, उसका दिल अफसोस से भर गया। उस पूरी रात में चू फैंग ने वास्तव में अपनी सारी ताकत लगा दी और हर संभव तरीका अपनाया, इसलिए स्थिति पहले से ही तय थी। चाहे चू फैंग ने खोज करने में कितना भी समय लगाया हो, यह बेकार ही होगा। एग्गी के शब्दों में कहें तो चू फैंग की क्षमता पर्याप्त नहीं थी और उसकी आत्मा शक्ति भी पर्याप्त नहीं थी, इसलिए उसके पास शून्य टॉवर में छिपी हर चीज का निरीक्षण करने का कोई तरीका नहीं था।
हालांकि जब चूफैन की आत्मा शक्ति इस हद तक बढ़ गई कि वह शून्य टॉवर के माध्यम से देख सकता था, तो चूफैन के लिए रैंक 7 मार्शल कौशल का कितना उपयोग होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, आप शून्य विद्यालय के शिष्य नहीं हैं। अचानक चूफैन के पीछे से एक वृद्ध आवाज आए। कौन? उस आवाज को सुनकर चूफैन चौंक गया। वह पहले आगे की ओर उछला और दर्जनों मीटर के बाद ही उसने पलटकर अपनी नजर आगे की ओर घुमाई। हालांकि नजर महत्वपूर्ण नहीं लग रही थी, चूफैन तुरंत डर गया क्योंकि एक बूढ़ा आदमी जिसके बाल सफेद थे उसके सामने खड़ा था। वह बूढ़ा आदमी छोटा था और उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं। उसकी शक्ल सूरत कुछ खास नहीं थी, लेकिन उसके शरीर से एक खास तरह की आभा निकलती थी। यह आभा उन लोगों की थी जो एक खास क्षेत्र में साधना करते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि बूढ़े आदमी का शरीर पारदर्शी था। इसका मतलब था कि वह पूर्ण जीवन रूप नहीं था बल्कि एक चेतना थी। एक चेतना जो चूफैन की आत्मा शक्ति से बचने में सक्षम थी। चूफैन, सावधान, ये स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञ की चेतना है। हालांकि कई सालों तक घिसने के बाद ये बेहद कमजोर हो गई है, लेकिन इसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। एग्गी ने घबराकर याद दिलाया। वरिष्ठ, मुझे आश्चर्य है कि आप कौन हैं? चूफैन ने सम्मानपूर्वक पूछा। ऐसी प्रबल चेतना बिना किसी कारण या वजह के प्रकट नहीं होती, इसलिए तुरंत चूफैन ने उसे एक व्यक्ति के साथ जोड़ दिया। ये शून्य विद्यालय का संस्थापक शून्य झेनरेन था। यद्यपि स्वर्गलोक की चेतना का 1000 साल तक जीवित रहना काफी अकल्पनीय था, चूफैन केवल उसी व्यक्ति के बारे में सोच सकता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने लंबे समय के बाद एक शालीन प्रतिभाशाली व्यक्ति आखिरकार आया, फिर भी मेरे स्कूल का हिस्सा नहीं था। आह, जो भी हो, शायद ये स्वर्ग की इच्छा है। बूढ़े व्यक्ति ने चूफैन के सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने केवल असहाय होकर आह भरी, फिर चूफैन से कहा, बेटा, मैं तुम्हें ब्लेड ऑफ द वॉर ड्रैगन स्क्राई की साधना विधि मौखिक रूप से बताऊंगा। तुम कितना याद रख सकते हो और तुम इसे साधना में सफल हो पाओगे या नहीं, ये सब तुम्हारी प्रतिभा और किस्मत पर निर्भर करेगा। उसके बाद बूढ़े व्यक्ति ने चूफैन को साधना विधि सुनाना शुरू किया और चूफैन ने तुरंत उसे गंभीरता से सुना और पूरी लगन से अपने दिल में सब कुछ याद किया। बूढ़े व्यक्ति ने कुल मिलाकर 100 से ज्यादा वाक्य नहीं बोले, लेकिन हर एक वाक्य बहुत बढ़िया और विस्तृत था। इसे पूरी तरह से समझने के लिए बहुत ज्यादा समझ शक्ति की जरूरत थी। जब बूढ़े व्यक्ति ने बोलना समाप्त किया तो चूफैन अपने दिल में अतुलनीय रूप से खुश था, क्योंकि वह जानता था कि बूढ़े व्यक्ति ने उसे जो दिया था वह निस्संदेह शून्य ड्रैगन के रोने का ब्लेड था। वरिष्ठ, अपना अद्वितीय कौशल मुझे प्रदान करने के लिए धन्यवाद। अपने हृदय में साधना पद्धति को दृढ़तापूर्वक याद करने के बाद चूफैन ने वृद्ध व्यक्ति को अपना सम्मान दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस यह नहीं चाहता कि मेरा अनोखा हुनर खो जाए। इसके अलावा अगर तुम्हारे पास और कुछ नहीं है तो चले जाओ। मेरी शांति को फिर से भंग मत करो। बोलने के बाद बूढ़े आदमी ने अपनी आस्तीन लहराए और वह बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। एग्गी, क्या आपको लगता है कि बूढ़ा आदमी शून्य जेनरेन था? चूफैन ने शून्य टॉवर से बाहर निकलते हुए पूछा। बहुत संभव है कि यह वही हो, एग्गी ने उत्तर दिया। लेकिन क्या आपने यह नहीं कहा था कि चेतना के अस्तित्व की अवधि सीमित है और स्वर्ग क्षेत्र की चेतनाएं 1000 साल से अधिक जीवित नहीं रह सकती? चूफैन ने असमंजस में पूछा। ये सच है, लेकिन हर चीज के लिए हमेशा अपवाद होते हैं। हालांकि चेतनाएं अभी भी एक निश्चित मात्रा में शक्ति को समझती हैं, आखिरकार वे आभासी शरीर हैं। शायद विशेष खजानों या तरीकों के माध्यम से वे अपने जीवन की अवधि बढ़ा सकते हैं। ये शून्य टॉवर काफी खास है और शायद इसी वजह से इसने शून्य जेनरेन की चेतना को लंबे समय तक अस्तित्व में रहने दिया। हालांकि मुझे लगता है कि शून्य जेनरेन अपनी चेतना को अस्तित्व में क्यों रखना चाहता है, इसका कारण सिर्फ यह नहीं है कि वह नहीं चाहता कि उसका अनोखा कौशल खो जाए, बल्कि इसलिए क्योंकि वह अपने लिए सोच रहा है। एग्गी ने कहा। खुद के लिए सोच रहा है? तुम्हारा क्या मतलब है? चूफैन और अधिक उत्सुक हो गया। जब आप शून्य जेनरेन के बारे में जानते थे तो आपका पहला विचार उसका अद्वितीय कौशल शून्य ड्रैगन के रोने का ब्लेड प्राप्त करना था। हालांकि मेरा पहला विचार उसकी लाश से स्रोत ऊर्जा को अवशोषित करना था, लेकिन अभी मैंने उस विचार को दूर कर दिया। एग्गी ने हंसते हुए भरोसा किया। तुम्हारा मतलब? चूफैन को अचानक समझ आ गया। ये सही है, इस शून्य जेनरेन को अपनी लाश की रखवाली करनी चाहिए क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी स्रोत ऊर्जा विश्व अध्यात्मवादियों द्वारा छीन ली जाए। इसलिए विशेष तरीकों से उसने अपनी चेतना को जीवित रहने दिया। लेकिन उसकी हालत देखकर मुझे लगता है कि वह ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकता। 2 साल के अंदर वह पूरी तरह से गायब हो जाएगा। उस समय हमें उसकी स्रोत ऊर्जा को छीनने में देर नहीं लगेगी। एग्गी ने दुष्टता से मुस्कुराते हुए कहा। तुम छोटी लड़की हो। एग्गी के विचार सुनने के बाद चूफैन केवल असहायता दिखा सकता था।
चूंकि उसने सोचा था कि शून्य विद्यालय का प्रमुख निश्चित रूप से उसे व्यक्तिगत रूप से विदा करेगा, शून्य टॉवर छोड़ने के बाद चू फैंग सीधे नहीं गया बल्कि अपने स्वयं के विश्राम महल में वापस आ गया। वह यहाँ क्यों है? क्या ये पता चला कि मैं शून्य टॉवर में घुस गया था? हालांकि महल के पास पहुंचने से पहले ही चू फैंग आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि उसकी आत्मा शक्ति के अवलोकन से शून्य विद्यालय का प्रमुख वर्तमान में अपने महल के प्रवेश द्वार पर खड़ा था और वह काफी चिंतित लग रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मार्शल भगवान असुर अध्याय 214 मृत्यु का समाचार। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL मार्शल भगवान असुर C 214 मौत की खबर। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। MGA अध्याय 214 मौत की खबर। अरे स्कूल सर, आप आज इतनी जल्दी क्यों उठ गए? हालांकि चू फैंग के दिल में संदेह पैदा हो गया था, फिर भी वह आराम से चला गया क्योंकि वह शून्य विद्यालय के प्रमुख से नहीं डरता था। शायद ये सुनने में काफी बुरा लगा, लेकिन चू फैंग की मौजूदा ताकत के साथ शून्य टॉवर के अंदर छिपे पुराने राक्षस के अलावा शून्य विद्यालय में उसे कोई नहीं रोक सकता था। मिस्टर, ये बहुत अच्छी बात है कि आप वापस आ गए। मुझे अभी अभी एक पत्र मिला है और उसमें लिखा है कि यह आपको दे दिया जाना चाहिए। मुझे चिंता थी कि आपकी खबर उजागर हो गई है, इसलिए मैं तुरंत आपको खोजने के लिए यहाँ आया हूँ। शून्य स्कूल के प्रमुख ने घबराहट में चू फैंग को पत्र दिया। पत्र देखने के बाद चू फैंग का दिल भी कस गया क्योंकि पत्र बहुत खास था। शून्य विद्यालय के प्रमुख के साथ अच्छे संबंध रखने वाले लोगों के पास ही शून्य विद्यालय द्वारा मूल्यवान पत्र होते थे। वे पत्र भी तुरंत विद्यालय प्रमुख के हाथों में भेज दिए जाते थे। जहां तक उस पत्र की बात है, वो वास्तव में शून्य विद्यालय के प्रमुख द्वारा चू फैंग को दिया गया था और चू फैंग द्वारा सूरो को दिया गया था, क्योंकि वह चिंतित था कि उसके जाने के बाद सूरो और अन्य लोगों को किसी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए चू फैंग ने सूरो को बताया कि वह कहाँ है और यह भी कहा कि अगर उसे कोई समस्या आती है तो वह पत्र शून्य विद्यालय को भेज दे। पत्र में कुछ और लिखने की अनुमति नहीं थी, केवल एक ही बात आवश्यक थी, श्री ग्रीक लोग को, और यह ठीक रहेगा। चू फैंग ने पत्र खोला तो उसमें वास्तव में वही शब्द थे और वह सूरो की लिखावट थी। ये कुछ भी नहीं है, बस एक दोस्त है, चू फैंग ने शून्य विद्यालय के प्रमुख की ओर मुस्कुराते हुए समझाया। उसके बाद उसने विदा ली और उसे विद्यालय प्रमुख द्वारा विदा किए जाने की आवश्यकता नहीं थी। वह जल्दी से शून्य विद्यालय से निकल गया और उस स्थान पर चला गया जो सूरो के साथ पहले से नियुक्त था। यह एक छोटा सा सराय था और चूंकि इसका स्थान काफी अच्छा था, इसलिए यहाँ बहुत से मेहमान आते जाते रहते थे। सुंदरी सूरो इसके अंदर बैठी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाली वस्तु बन गई। दरअसल जिस टेबल पर सूरो बैठी थी उसके बगल में कई ऐसे लोग थे जिनकी आंखें नहीं थीं। उस समय उनके मुंह से सफेद झाग निकला और वे बुरी तरह घायल हो गए। बेशक उन्हें किसी चिढ़ाने के परिणामस्वरूप हिंसक हमले मिले, लेकिन फिर भी यह उन पुरुषों को सूरो की सुंदरता की प्रशंसा करने से रोकने में असमर्थ था। यही सुंदरियों की आकर्षण शक्ति थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे इस महिला से कुछ बात करनी है। सभी लोग कृपया मदद करें और हम दोनों को थोड़ी जगह दें। अचानक एक आवाज गड़गड़ाहट की तरह फूट पड़ी। यहां तक कि मेजों पर रखी शराब की कटोरियां भी हिलने लगीं। उस बदलाव से शराबखाने में मौजूद हर कोई घबरा गया। उन्होंने आधे शब्द भी नहीं कहने की हिम्मत कैसे की। हर एक व्यक्ति लुढ़ककर बाहर निकल गया क्योंकि वे समझ गए थे कि चू फैंग एक मार्शल कल्टीवेटिंग विशेषज्ञ था। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वे अपमानित कर सकें। क्या हुआ? जब सब चले गए, चू फैंग ने ध्यान से सूरो को देखा। उसने पाया कि सूरो का चेहरा बेहद बदसूरत था, इसलिए जरूर कुछ बड़ा हुआ होगा। चू फैंग, तुम्हें शांत रहना चाहिए। सूरो चू फैंग के सामने गई और उसकी खूबसूरत आंखें चिंता से भरी हुई थीं। क्या हुआ? चू फैंग को बेचैनी महसूस हुई। उसे पता था कि मामला संभवतः उससे जुड़ा हुआ था। गोल्डन पर्पल सिटी का नरसंहार किया गया है। खेती करने के लिए बाहर गए युवा पीढ़ी के अलावा आपके चू परिवार के बाकी सभी लोग मारे गए हैं। सूरो ने बड़ी मुश्किल से ये शब्द कहे। तारांकन जब ये शब्द कहे गए, चू फैंग 3 कदम पीछे हट गया। तुरंत उसका चेहरा मौत की तरह सफेद हो गया और उसकी सांसें तेज हो गईं। चू फैंग, क्या तुम ठीक हो? ये देखकर सूरो जल्दी से चू फैंग का समर्थन करने के लिए ऊपर गई और वह और भी चिंतित हो गई। उस समय चू फैंग का शरीर थोड़ा कांप उठा। काफी देर बाद ही वह शांत हुआ। उसने गहरी आवाज में पूछा, मेरे पिता के बारे में क्या ख्याल है? मेरे बड़े भाई के बारे में? चू यू और बाकी लोग, क्या वे ठीक हैं? तुम्हारा बड़ा भाई अभी भी लिंग्यून स्कूल में साधना कर रहा है। चू यू और अन्य लोग एजियो ड्रैगन स्कूल में हैं, इसलिए वे सभी ठीक हैं। लेकिन तुम्हारे पिता? सूरो ने अपनी बात पूरी नहीं की। हालांकि चू फैंग पहले से ही उसका मतलब समझ गया था।
उसने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और उसी पल उसकी आंखों से आंसू की दो धाराएं उसके चेहरे पर बह निकली। उसका शरीर जो अभी शांत हुआ था एक बार फिर कांप उठा और यह और भी तीव्र हो गया। मैं स्वर्ण बैंगनी शहर में वापस आऊंगा। चू फैंग शराबखाने से बाहर निकला और उसने आसमान की ओर सीटी बजाए। चीखने के बाद एक विशाल सफेद सिर वाला चील तीर की तरह आसमान से नीचे गिरा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फुफकार सफेद सिर वाले बाज को जमीन पर उतरने देने से पहले ही चू फैंग ने छलांग लगाए और सफेद सिर वाले बाज पर कूद गया। मैं भी आऊंगी। सू रॉ भी उछली और चू फैंग की कमर को गले लगा लिया। सफेद सिर वाले चील की एक और लंबी चीख के बाद वह आसमान में उड़ गया। सभी की अचंभित निगाहों के सामने वे दूर क्षितिज में गायब हो गए। स्वर्ण बैंगनी नगर, दूसरे दर्जे का नगर, नरसंहार किया गया। ये समाचार पाकर आसपास के नगरों के राजा तुरंत वहां पहुंचे। यहां तक कि सिंदूरी पक्षी नगर के राजा भी स्वयं स्वर्ण बैंगनी नगर की ओर चल पड़े। जिस क्षण शहर के शासकों ने स्वर्ण बैंगनी शहर में प्रवेश किया उनके चेहरे पर बहुत ज्यादा परिवर्तन हुए, क्योंकि उस समय स्वर्ण बैंगनी शहर को केवल कुछ शब्दों में ही वर्णित किया जा सकता था। सबसे उपयुक्त शब्द थे एक ऐसा दृश्य जिसे देखना बहुत ही भयावह था। जब चू फैंग ने शांगुआन परिवार का नरसंहार किया तो उसने सिर्फ उनके परिवार का ही नरसंहार किया, लेकिन जिस स्वर्ण बैंगनी शहर का नरसंहार किया गया वह पूरा शहर था। स्वर्ण बैंगनी शहर में चाहे वे उच्च पदस्थ अधिकारी हों, कुलीन कबीले हों या आम लोग, एक भी व्यक्ति नहीं रहता था। हालांकि खून पहले ही सूख चुका था, फिर भी देवता अभी भी गहरे लाल रंग को देख सकते थे। खून हर जगह बिखरा हुआ था और शहर में प्रवेश करने के बाद एक तेज बदबू आ रही थी। ये खून की गंध थी। ऐसी बात कौन कर सकता है? एक लंबा चौड़ा नगर स्वामी जो अभी अभी आया था वह ये दृश्य देखकर क्रोधित हो गया। वे चू परिवार के लिए आए थे। ठीक उसी समय एक थोड़ा मोटा आदमी शहर से बाहर आया। वह भी पड़ोसी शहर का एक नगर स्वामी था। चू परिवार, लंबे और बड़े शहर के स्वामी ने भ्रम व्यक्त किया। ये चू फैंग का परिवार है। थोड़े मोटे नगर स्वामी ने उत्तर दिया। चू फैंग, वह युवक, तुम्हें कैसे पता चला कि वे चू परिवार के लिए आए हैं? लंबे और बड़े शहर के स्वामी ने बारीकी से पूछा। प्रवेश करने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा। थोड़े मोटे नगर स्वामी ने नगर की ओर इशारा किया। जवाब में लंबा और बड़ा शहर का राजा जल्दी से घोड़े से उतरा और शहर में चला गया। उसके पीछे पीछे पहरेदार भी उसके पीछे पीछे चले, लेकिन शहर में घुसने के बाद वे जहां थे वहीं खड़े रहे और उनके चेहरे सदमे से भर गए। गोल्डन पर्पल सिटी के प्लाजा में एक लंबा और बड़ा फ्रेम बनाया गया था। फ्रेम के नीचे लाशें थीं जो बिना किसी क्रम के हर जगह बिखरी हुई थीं। फ्रेम के ऊपर कई सिर लटके हुए थे। वे सभी चू परिवार के लोग थे। चौक में खून से लिखे कई बड़े बड़े शब्द भी थे। खून का कर्ज खून से चुकाना पड़ता है। चू फैंग ने मेरे भाई को छुआ है, इसलिए मैं उसके पूरे परिवार का नाश कर दूंगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मार्शल भगवान असुर, अध्याय 215, विनाशकारी दुख। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL: मार्शल भगवान असुर, C215, विनाशकारी दुख। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। MGA, अध्याय 215, विनाशकारी दुख। यह एक सफेद सिर वाला ईगल है। जब उन्होंने आसमान में विशाल सफेद सिर वाले चील को देखा तो वहां मौजूद एक भी व्यक्ति का दिल दहल गया। सफेद सिर वाला चील क्या होता है? स्वाभाविक रूप से वे सभी जानते थे। यह एक बहुत ही कीमती चीज थी। यहां तक कि वर्मिलियन बर्ड सिटी में भी सफेद सिर वाला ईगल नहीं था, तो अगर वे ऐसी चीज पर सवार हो पाते तो वे किस तरह के इंसान होते? क्या यह संभव था कि गोल्डन पर्पल सिटी का नरसंहार करने वाले लोग वापस आ गए हों? जब उन्होंने इस बारे में सोचा तो वे डर गए और घबरा गए। लेकिन सफेद सिर वाले ईगल के जमीन पर उतरने के बाद न सिर्फ उनकी बेचैनी दूर हो गई, बल्कि वे खुश भी हुए, क्योंकि सफेद सिर वाले ईगल पर बैठे दो लोग बड़े दुश्मन नहीं थे। वे वर्मिलियन बर्ड सिटी की दूसरी महिला सू रॉ और वर्मिलियन बर्ड सिटी को हिला देने वाले युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति चू फैंग थे। ये दूसरी महिला है। ये बहुत बढ़िया है। दूसरी महिला यहाँ है। अब हमारे पास एक रीढ़ है। सू रॉ को देखने के बाद कई शहर के सरदार जल्दी से उसका स्वागत करने के लिए चले गए। उनकी खेती मूल क्षेत्र के चरम पर थी, इसलिए अगर शहर का नरसंहार करने वाले लोग वापस आ गए तो उनके पास वास्तव में इसके खिलाफ लड़ने का कोई रास्ता नहीं होगा। हालांकि सू रॉ एजियो ड्रैगन स्कूल की एक बुजुर्ग महिला थी और वह प्रोफाउंड क्षेत्र में वास्तव में एक शक्तिशाली व्यक्ति थी। इसलिए जब से सू रॉ प्रकट हुई, स्वाभाविक रूप से वे थोड़ा अधिक सुरक्षित महसूस करते थे। चू फैंग, तुम्हें मजबूत होना चाहिए। उसी समय जब उन्होंने सू रॉ का स्वागत किया तो कई शहर के सरदार चू फैंग को सांत्वना देना नहीं भूले। उन्हें बहुत डर था कि उसके जैसा एक युवा आने वाले हमले को सहन करने में असमर्थ होगा।
चू फैंग ने उनके अच्छे इरादों की ओर सिर हिलाया और भीड़ को दूर धकेलने से पहले उसने हल्की मुस्कान बिखेरी और चौक की ओर चल दिया। जब वह हवा में था तो उसने खून से लिखे बड़े बड़े शब्द देखे। वह जानता था कि यह आपदा उसी ने शुरू की है। वह चौक में चला गया और उसने ऊंचे तख्ते पर लटके सिरों को देखा। सबसे बूढ़े बूढ़े लोग थे, सबसे छोटे छोटे बच्चे थे। जब उसने हर एक परिचित चेहरे को देखा तो चू फैंग के दिल में सचमुच ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई चाकू उसे घुमा रहा हो, क्योंकि उन लोगों की मौत का कारण वही था। अचानक चू फैंग का शरीर जोर से कांप उठा और उसका दिल ऐसा था जैसे किसी ने चाकू से उसे छेद दिया हो। उसने अपनी आंखों में जो आंसू जबरदस्ती रोक रखे थे वे अचानक बेकाबू होकर बाहर निकल आए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने एक जाना पहचाना चेहरा देखा। ये वही व्यक्ति था जिसने उसे 15 साल तक पाला था, उसके पिता चू युआन। उसके बगल में चू परिवार के पूर्व पारिवारिक स्वामी चू युवानबा और चू यू के पिता चू रेनई थे। जिन लोगों ने अतीत में उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था या जिन लोगों ने अतीत में उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, वे सभी उसकी आंखों के सामने मर गए। वे सब उसके कारण मरे। माफ करना, मैंने तुम सबको मार दिया, मैंने तुम सबको मार दिया। अचानक चू फैंग जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और उसने अपना सिर जोर से नीचे पटका। शक्तिशाली शक्ति के कारण काली चट्टान पर एक गहरा गड्ढा बन गया। जैसे ही चट्टान के टुकड़े उड़े वे उसके आंसुओं के साथ मिल गए। चू फैंग, ऐसा मत करो। ये पहले ही हो चुका है और ऐसा करके तुम कुछ नहीं बदल सकते। ये देखकर सू रॉ जल्दी से चू फैंग को ऊपर खींचने के लिए ऊपर गई, लेकिन वह उसे हिला भी नहीं सकी। बाद में उसने उसे और नहीं रोका। वह जानती थी कि चू फैंग को कितना दर्द हो रहा होगा, क्योंकि उसके अपने परिवार के सभी लोग उसकी वजह से मारे गए थे। ये भावना किसी व्यक्ति को गिराने के लिए पर्याप्त थी। उस आत्मदोष ने उसे इतना दर्द दिया कि वह मरना चाहता था। ठीक इसी तरह चू फैंग 3 दिन और 3 रातों तक घुटनों के बल बैठा रहा। चौथे दिन वर्मिलियन बर्ड सिटी की सेना आ पहुंची। सू हेन जल्दी से वहां पहुंचा और सू मेई भी उसके पीछे पीछे चली गई। जब उन्होंने वह दृश्य देखा और चू फैंग को उस तरह देखा तो हर एक व्यक्ति का दिल दुख गया, फिर भी वे नहीं जानते थे कि उसे कैसे सांत्वना दें। जब चौथे दिन दोपहर हुई तो चू परिवार की युवा पीढ़ी जो एजियो ड्रैगन स्कूल में खेती करती थी, वह भी जल्दी से वहां पहुंच गई। पिताजी, माँ, आह। जब चू वे, चू चेंग, चू जेन, चू यू, चूजू और अन्य लोग स्वर्ण बैंगनी शहर में दाखिल हुए और उन्होंने अपने माता पिता के सिर लटकते हुए देखे तो उन सभी ने अपना नियंत्रण खो दिया। वे सभी उछल पड़े और भयंकर दुख से रोने लगे। चूजू भी इस तथ्य को स्वीकार करने में असमर्थ होने के कारण घटनास्थल पर ही बेहोश हो गया। चू फैंग, तुम कमीने, अगर तुम हर जगह परेशानियां नहीं फैलाते तो मेरा चू परिवार इस तरह कैसे खत्म हो जाता। मेरे माता पिता को मुझे वापस दे दो। कुछ लोग तो अपने परिवार की दर्दनाक मौत देखकर पागल हो गए। वे चू फैंग के पास दौड़े, उसे पीटा, लात मारी, पंजे से मारा और काटा। जब चू फैंग ने उनके हिंसक हमलों का सामना किया तो उसने न तो चकमा दिया और न ही उनसे बचा। वह जहां था वहीं घुटनों के बल बैठ गया। वह बिना कोई आवाज किए उन हमलों और शापों को सहने के लिए तैयार था। बस हो गया। यह मामला चू फैंग की गलती नहीं थी। अगर तुम में क्षमता है तो जाओ और अपने माता पिता को मारने वालों को खोजो और उनसे अपना कर्ज वसूलो। तुम चू फैंग को इस तरह मारकर यहाँ क्या कर रहे हो? उस समय सबसे तर्कसंगत व्यक्ति चू वेई था। चू परिवार की युवा पीढ़ी में सबसे बड़े होने के नाते उसने अपने परिवार को खोने का दर्द बलपूर्वक सहन किया और उठ खड़ा हुआ। उसने उन लोगों को किनारे कर दिया जो अनुचित व्यवहार कर रहे थे और चू फैंग को सांत्वना भी दी। चू फैंग, खुद को बहुत ज्यादा दोष देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मजबूत रहना चाहिए, क्योंकि मेरे चू परिवार का बदला लेने वाला एकमात्र व्यक्ति तुम ही हो। हालांकि चू फैंग ने कोई जवाब नहीं दिया, जैसे कि उसने चू वेई की बात नहीं सुनी हो। वह बस वहीं घुटनों के बल बैठा रहा और उसके हाव भाव से दिल दुखता था। तभी लोगों को पता चला कि चू फैंग ने इतने लंबे समय तक एक बार भी पलक नहीं झपकाए। उसकी दोनों आंखें आत्मदोष से भरी थीं, क्योंकि वह चू परिवार के सदस्यों को देख रहा था जो मर चुके थे। चू फैंग, क्या तुम ठीक हो? हमें डराओ मत। ये देखकर चू यू भी वहां गया। उस पल चू फैंग की आंखों से जो बह निकला वह अब आंसू नहीं थे, ये खून था, खून के आंसू। जब कोई उस बिंदु पर पहुंच जाता है जहां वह दुख से मर सकता है और जब उसके सारे आंसू सूख जाते हैं तो केवल एक चीज जो बह सकती थी वह थी खून के आंसू। चू फैंग, तुम क्या कर रहे हो? अपने आप को मत कुचलो। ऐसा करके तुम उनकी मदद नहीं करोगे, तुम सिर्फ खुद को ही नुकसान पहुंचाओगे। सू रॉ दौड़कर आए और उसके चेहरे पर हर जगह चिंता साफ झलक रही थी। चू फैंग, तुम क्या कर रहे हो? ऐसे मत बनो। सू मेई भी दौड़कर आए, लेकिन वह सू रॉ जितनी शांत नहीं थी और उसके चेहरे पर आंसू भर आए। हालांकि चाहे कोई भी उसे मनाने के लिए आगे बढ़ा, वे चू फैंग को हिला नहीं पाए। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर किसी राक्षस का साया हो और वह वहीं घुटनों के बल बैठा रहा। उसने अपनी आंखों से खून के आंसू अपने चेहरे पर बहने दिए और अपने कपड़ों को गीला कर दिया।
उसी क्षण उन लोगों का तो कहना ही क्या जो हमेशा चू फैंग के बारे में चिंतित रहते थे, यहाँ तक कि चू परिवार की युवा पीढ़ी के लोग जो चू फैंग से नफरत करते थे क्योंकि उनका परिवार मर गया था, उन्हें अवर्णनीय दुख हुआ और वे चू फैंग से आग्रह करने के लिए आगे बढ़ने लगे। लेकिन ये बेकार था, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन बोलता है, ये बेकार था। जब आसमान में अंधेरा छा गया तभी चू फैंग की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और एक झटके के साथ वह जमीन पर गिर गया। अंत में क्योंकि उसके दुख का दर्द उसकी सीमा से परे था, वह बेहोश हो गया। वह 2 दिन और 2 रात कोमा में रहा। जब उसकी चेतना लौटी और उसने अपनी दोनों आंखें खोली तो उसने पाया कि वह बिस्तर पर लेटा हुआ है। यह एक अस्थायी सैन्य तंबू था। तंबू में बहुत ज्यादा जगह नहीं थी, लेकिन चू फैंग को एक व्यक्ति जल्दी जल्दी इधर उधर भागता हुआ दिखाई दिया। ये सू रोऊ थी, शहर के स्वामी की पत्नी। सू रोऊ इस समय कुछ दवा पका रही थी। बिना ज्यादा सोचे समझे चू फैंग समझ गया कि यह उसके लिए है। मम, चू फैंग पहले तो उठना चाहता था, लेकिन अचानक उसे लगा कि उसकी छाती पर कुछ दबाव पड़ रहा है। तभी उसने देखा कि सू मेई उसकी छाती के सामने लेटी हुई थी और अभी सो रही थी। वह बहुत गहरी नींद में सो रही थी और ये देखा जा सकता था कि वह बहुत थकी हुई थी। उसके चेहरे पर आंसू के निशान भी थे। उस पल चू फैंग का दिल दुखने से बच नहीं सका। वह जानता था कि छोटी सी सुंदरी पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं रही होगी और वह उसके बारे में बहुत चिंतित होगी। तुम 3 दिन और 3 रात घुटनों के बल बैठे रहे, इसलिए वह 3 दिन और 3 रात तुम्हारे साथ खड़ी रही। जब तुम बेहोश हो गए तब भी वह हमेशा तुम्हारे साथ थी। सू रोऊ उसके पास चली गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मार्शल भगवान असुर अध्याय 216 नरसंहार का अखाड़ा। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL मार्शल भगवान असुर C216 नरसंहार का अखाड़ा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। MGA अध्याय 216 नरसंहार का अखाड़ा। मैं कितनी देर सोया? 2 दिन। चू यू और अन्य लोगों के बारे में क्या? उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें एस्कॉर्ट्स के साथ एजियो ड्रैगन स्कूल वापस भेजा जा रहा है। आपके परिवार को भी दफना दिया गया है। अब वे मुझसे सचमुच नफरत करते होंगे। अगर मैं अपने कामों के परिणामों के बारे में सोचता तो वे मेरी वजह से नहीं मरते। अब खुद को दोष मत दो क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं है। इसके लिए तुम पर दोष नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए केवल उन लोगों को दोषी ठहराया जा सकता है जिन्होंने इतना घिनौना हमला किया। वे तुम्हें नहीं मार सके, इसलिए उन्होंने तुम्हारे परिवार को मार डाला। यह एक साजिश है। वे जानबूझकर चाहते हैं कि तुम खुद को दोषी ठहराओ और अपराध बोध महसूस करो। उनके बहकावे में मत आओ और उनकी चालों से बर्बाद मत हो जाओ। सू रो ने चू फैंग को कसकर पकड़ लिया और वह बहुत डरी हुई थी कि चू फैंग अपने दिल की गांठ को नहीं खोल सकता। चिंता मत करो, मैं चू फैंग इतना कमजोर नहीं हूं। अभी मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि यह किसने किया। चू फैंग की आंखों में हड्डियों को चीर देने वाली ठंडक उभर आई। वास्तव में उसके नरसंहार में एक व्यक्ति जीवित बचा है। स्वर्ण बैंगनी शहर का नगर स्वामी मरा नहीं। विशेष तरीकों से उसने अपनी मृत्यु का नाटक किया और बच गया। उसने उन लोगों को भी देखा जिन्होंने इस शहर का नरसंहार किया था। सू रो ने धीरे से कहा। कौन था? चू फैंग थोड़ा परेशान था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अभी ज्यादा उत्तेजित मत हो और छोटी मेई को मत जगाओ। बाहर आओ और फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। सू रो ने चिंतित होकर सू मेई को देखा जो अभी भी मीठी नींद में चू फैंग की छाती पर लेटी हुई थी और तंबू से बाहर चली गई। इसलिए चू फैंग ने सावधानीपूर्वक सू मेई को बिस्तर पर ले जाया और उसे कंबल से ढकने के बाद वह तंबू से बाहर चला गया। इस बार चू फैंग के पूछने से पहले ही सू रो ने आगे बढ़कर कहा, यह 5 बाघों का गांव था। यह एक किलेबंद पहाड़ी गांव है और इसके 5 नेता हैं। वे सभी गहन क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। ये किलाबंद पहाड़ी गांव डाकुओं का अड्डा है। वे सभी ऐसे काम करते हैं जिन्हें उजागर नहीं किया जा सकता और इससे उन्हें बड़ी मात्रा में इनाम मिलता है। 5 बाघों का गांव अपने आप में एक मुख्यालय है। यह एक विशेष क्षेत्र में स्थित है जो मेरे वर्मिलियन बर्ड सिटी के साथ साथ ब्लैक टॉर्टोइस सिटी की सीमा पर है। इसलिए मेरे पिता ने कभी उनका ख्याल नहीं रखा। आखिरकार वे एक ऐसी शक्ति थे जो कमजोर नहीं थी। अगर उन्हें हटाना पड़ा तो यह आसान नहीं होगा और अगर इससे अच्छी तरह से निपटा नहीं गया तो उन्हें जवाबी कार्रवाई भी झेलनी पड़ेगी। हालांकि इस बार मेरे पिता ने 5 बाघों के गांव को हटाने का निश्चय कर लिया है। उन्होंने पहले ही मेरे वर्मिलियन बर्ड सिटी से सेना इकट्ठी कर ली है और वे वर्तमान में 5 बाघों के गांव की ओर बढ़ रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि 5 बाघ गांव कहाँ स्थित है? चू फैंग ने पूछा। हम। सू रो ने अपना सिर हिलाया। मुझे यहाँ लाएं। बोलने के बाद चू फैंग ने लिटिल व्हाइट को बुलाया। वे दोनों व्हाइट हेडेड ईगल पर सवार होकर सबसे तेज गति से 5 बाघों के गांव की ओर भागे। 5 बाघों वाला गांव डाकुओं का अड्डा था।
वहां के लोग बलात्कार और लूटपाट करते थे और ऐसा कोई बुरा काम नहीं था जो वे न करते हों। किलेबंद पहाड़ी गांव के लोग एक दूसरे को भाई कहते थे। 5 बाघ नेता थे। वहां बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ 1000 के करीब। सबसे मजबूत लोग गहन क्षेत्र में थे और सबसे कमजोर लोग मूल क्षेत्र में थे। उनकी ताकत काफी मजबूत थी और उन्हें कम करके आंकने की इजाजत नहीं थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कुछ दिन पहले 5 टाइगर विलेज को बहुत बड़ा कारोबार मिला था और इस समय वे एक बड़ी सफलता के बाद जश्न मना रहे थे। कुछ लोग बियर पीते थे और मांस खाते थे, जबकि अन्य लोग लूटी गई महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते थे। चाहे कितनी भी दयनीय स्थिति में महिलाएं दर्द से चिल्लाती, एक भी व्यक्ति ने सहानुभूति नहीं जताई। यहां तक कि जब उन्हें मार डाला गया तब भी किसी को दया नहीं आई, क्योंकि वे लोग कमीनों का समूह थे। वे हर तरह की बेरहम हरकतें करते थे और उनमें जरा भी इंसानियत नहीं थी। अचानक एक सफेद सिर वाला बाज आसमान से नीचे आया और इसने शोरगुल मचाने वाली हंसी को शांत कर दिया। सबकी निगाहें सफेद सिर वाले बाज पर बैठे 2 लोगों पर टिकी थीं। खास तौर पर जब उन्होंने सफेद कपड़े पहने मादा को देखा तो जानवरों के समूह के मुंह से लार टपकने लगी। उन्होंने अनगिनत लड़कियों के साथ खेला था, लेकिन उन्होंने कभी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। जब वे उसे देखते थे तो वे खुद को रोक नहीं पाते थे। उनका जानवर जैसा स्वभाव जाग उठता था। कुछ लोग जिनकी आंखें नहीं उगी थीं, वे भी उत्सुक थे और वे सफेद कपड़ों वाली सुंदरी की लंबी स्कर्ट उतारने के लिए दौड़ पड़े। मुझे आश्चर्य है कि तुम दोनों यहाँ किस लिए आए हो। अचानक एक स्पष्ट और ऊंची आवाज गूंजी और भीड़ में से 5 आकृतियां बाहर निकलीं। हर एक व्यक्ति लंबा और बड़ा था। उनके शरीर पर ड्रैगन और फीनिक्स बने हुए थे। उनके कानों और नाक पर चांदी के छल्ले लटक रहे थे और उनके बगल में कई आकर्षक महिलाएं भी थीं जिनके शरीर पर अधूरे कपड़े थे। वे 5 बाघों की नंगी मांसपेशियों को छू रही थीं और उन्हें काट रही थीं और नीच हरकतें कर रही थीं। उन्हें दूसरों की नजरों की भी परवाह नहीं थी और वे काफी जंगली हरकतें कर रहे थे। जिस समय वे 5 लोग प्रकट हुए, उसी समय 5 टाइगर गांव में बाकी सभी लोग शांत हो गए, क्योंकि वे 5 लोग 5 टाइगर गांव के नेता थे, अर्थात 5 टाइगर्स। गोल्डन पर्पल सिटी में तुम्हें केस करने की इजाजत किसने दी? चू फैन की निगाहों की ठंडी चमक हर जगह फैल गई और वह अपनी रक्त पिपासा को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रहा था। उन्हें मार डालो। चू फैन की बातें सुनकर 5 बाघों के नेता को पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने बिना कोई शब्द बर्बाद किए सीधे चू फैंग और सू रो को मारने का आदेश दिया। हाँ, जिस समय 5 बाघों के नेता ने बात की, उसी समय चू फैंग ने हमला करना शुरू कर दिया। उसने अपना हाथ उठाया और हथेली पर हाथ रखा। तुरंत कई लोग टुकड़ों में बिखर गए और खून के तालाब बन गए, जो उनके पीछे खड़े लोगों पर छिड़के गए। इसके बाद चू फैंग ने फिर से ताड़ना की और कई और लोग खून के तालाब बन गए, क्योंकि वे चू फैंग द्वारा बुरी तरह से मर गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसी समय सू रो ने भी हमला किया। उसी तरह उसके हमले असामान्य रूप से भयंकर थे और हर बार से खून बहता था। हर बार जब वह हमला करती तो कई लोग मर जाते और कोई दया नहीं होती। लानत है, ये दोनों गहन क्षेत्र में हैं। ये देखकर कि चीजें ठीक नहीं चल रही थीं, 5 बाघों ने अपने हाथ मोड़कर किनारे पर खड़े होकर नहीं देखा और उन्होंने चू फैंग और सू रो पर हमला करना शुरू कर दिया। उनमें से 5 के पास गहन क्षेत्र के प्रथम स्तर की साधना थी और वे जिस युद्ध कौशल में निपुण थे वह बहुत क्रूर था। हालांकि चू फैंग के सामने, जिसने एग्गी की शक्ति उधार ली थी, वे बस 5 कचरे के टुकड़ों की तरह थे। चू फैंग ने मार्शल कौशल का भी इस्तेमाल नहीं किया। एक साधारण मुक्का से उसकी गहन शक्ति बह निकली और यह बेहद अत्याचारी थी। इसने आसानी से 5 लोगों के संयुक्त हमलों को भंग कर दिया और साथ ही वे 5 भी वापस उड़ गए। जब वे जमीन पर गिरे तो उनके शरीर की हड्डियां चटक गईं और अनगिनत हड्डियां टूट गईं। यहां तक कि उनके आधे आंतरिक अंग भी क्षतिग्रस्त हो गए। उनमें से सभी के शरीर से खून बहने लगा और वे बुरी तरह घायल हो गए और अब उनमें खड़े होने की शक्ति नहीं बची थी। जल्दी जल्दी भागो। अपने 5 नेताओं को किसी के एक मौके से नष्ट होते देख 5 टाइगर गांव के सदस्य, जो पहले आत्मविश्वास से भरे हुए थे, एकदम से इतने डर गए कि उनके होश उड़ गए। वे चू फैंग और सू रो पर हमला जारी रखने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? वे पीछे मुड़े और पहाड़ी गांव से बाहर भाग गए। आज तुम सब मर जाओगे। हालांकि चू फैंग की बड़ी आस्तीन की लहर के साथ एक विशाल आत्मा संरचना आसमान से उतरी और पूरे पहाड़ी गांव को घेर लिया। चाहे सदस्यों ने आत्मा संरचना पर कैसे भी हमला किया हो, वे इसे थोड़ा भी हिला नहीं सके। आत्मा संरचना तब स्थापित की गई जब चू फैंग ने पहाड़ी गांव में प्रवेश किया। यह एक मजबूत आत्मा संरचना थी और इसका लक्ष्य उन्हें भागने से रोकना था, क्योंकि आज चू फैंग किसी भी व्यक्ति को जीवित नहीं छोड़ रहा था। तब से 5 बाघों का गांव, जो आत्मा निर्माण से घिरा हुआ था, ऐसा लग रहा था मानो वह नरसंहार का अखाड़ा हो। जो लोग आमतौर पर बुराई के अलावा कुछ नहीं करते थे, वे एक के बाद एक गिरते गए और हर एक मौत पिछली मौत से ज्यादा दयनीय थी। जब 5 टाइगर विलेज में नरसंहार के बाद खून नदियों में बदल गया और लाशें पहाड़ों में ढेर हो गईं,
तो केवल 5 लोग ही बचे। वे 5 लोग 5 टाइगर विलेज के 5 नेता थे। मैं फिर से पूछूंगा, आप सभी को ऐसा करने के लिए किसने प्रेरित किया? चू फैंग ने अपनी बर्फीली निगाहें उन 5 लोगों पर घुमाई जो मौत के समान सफेद चेहरे के साथ जमीन पर पड़े थे। तुम क्या कह रहे हो? हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। उनमें से एक ने बहुत मासूमियत से चिल्लाया। तुम नहीं समझे। जरूर नहीं समझे। चू फैंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे अपने सिर पर दबाया। उसके बाद उसके हाथ को घेरने वाली बिजली उसके सिर से उसके पूरे शरीर में घुस गई। आह! उसी क्षण वह व्यक्ति दर्द से चिल्लाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मार्शल भगवान असुर अध्याय 217 मास्टरमाइंड कौन है? गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL मार्शल भगवान असुर C217 मास्टरमाइंड कौन है? एड्स बाय पब फ्यूचर। MGA अध्याय 217 मास्टरमाइंड कौन है? निर्दयी थंडर स्टाइल ने अनगिनत छोटे छोटे बिजली के सांप बनाए। वे उसकी त्वचा को इंच इंच फाड़ रहे थे और उसके मांस को थोड़ा थोड़ा करके जला रहे थे। वे उसकी हड्डियों को नष्ट कर रहे थे, उसके अंगों को नष्ट कर रहे थे और उसके शरीर के हर एक हिस्से को बुरी तरह से तबाह कर रहे थे। दर्द की वह भावना अवर्णनीय थी। केवल वे ही समझ सकते थे जिन्होंने इसे व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया था। आह! वह दयनीय चीख जो किसी सुअर के वध की तरह थी, लगातार गूंज रही थी। पक्षी उड़ रहे थे और जानवर सभी दिशाओं में भाग रहे थे। चू फैंग ने यह जानबूझकर किया था। जब वह जागता रहा तो उसे अपने शरीर पर अत्याचार महसूस होता रहा और चू फैंग चाहता था कि वह अपनी जान लेने से पहले हर तरह के दर्द का स्वाद चख ले। जैसे ही वह बिजली से नष्ट हो रहा था, गहन क्षेत्र के पहले स्तर पर शक्तिशाली व्यक्ति अंततः जलने के बाद कोयले की तरह हो गया। उसके शरीर पर 1 इंच भी ऐसा स्थान नहीं बचा था जो क्षतिग्रस्त न हुआ हो। वह समय निश्चित रूप से कुछ ऐसा था जिसे वह कभी अनुभव नहीं करना चाहता था, क्योंकि यह उसके पूरे जीवन में सहन करने वाली सबसे कठिन घटना थी। लेकिन सौभाग्य से वर्तमान में उसकी सांसें थम चुकी थीं। उस व्यक्ति को मारने के बाद चू फैंग के दिल में क्रोध की ज्वाला कम नहीं हुई, बल्कि और भी बढ़ गई, क्योंकि भले ही उसे पता था कि उसके चू परिवार के नरसंहार के पीछे अपराधी वही लोग थे, लेकिन वे मास्टरमाइंड नहीं थे। इसलिए उसने अपनी बिजली से भरी हथेली दूसरे व्यक्ति की ओर बढ़ा दी। ये गोंद लुयुन था, काले कछुए शहर से गोंद लुयुन। उसने हमें सुनहरे बैंगनी शहर में नरसंहार करने के लिए काम पर रखा था। इस बार चू फैंग को काम करने देने से पहले उस व्यक्ति ने कबूल कर लिया। इस हीरो, कृपया हमें छोड़ दो। ये वह इनाम है जो गोंद लुयुन ने हमें दिया है और हम ये सब तुम्हें दे देंगे। 5 बाघों के नेता ने अपना कॉस्मोस सेक उतार दिया और उन 3 अन्य लोगों पर एक नजर डाली जो अभी भी जीवित थे। हीरो, कृपया हम तीनों की जान बख्श दो। ये सब कुछ है जो हमने जमा किया है और कृपया इसे स्वीकार कर लो। ये देखकर बाकी तीनों भी जबरन वापस बैठ गए और तुच्छ रवैये के साथ उन्होंने अपने कॉस्मोस सेक्स चू फैंग को दे दिए। एड्स बाय पब फ्यूचर। तुमने मेरे परिवार को मार डाला, फिर भी तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। खून का कर्ज खून से चुकाना पड़ता है। वे शब्द तुम्हारे द्वारा लिखे गए थे, है ना? क्या तुम उसके पीछे के सिद्धांतों को नहीं समझते? चू फैंग ने ठंडी मुस्कान दी और उसकी मुस्कान बेहद डरावनी थी। तुम वही चू फैंग हो? चू फैंग के शब्द सुनने के बाद शेष 4 बाघों के चेहरे का रंग एकदम बदल गया। उनके चेहरे का रंग तुरंत मौत जैसा सफेद हो गया और वे शक्तिहीन होकर लेट गए। वे जानते थे कि सचमुच एक आपदा आ गई है। चू फैंग ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना एक हाथ भींच लिया और एक सुनहरे रंग की तलवार निकली। एक सुनहरी रोशनी की लकीर के साथ 8 भुजाएं जमीन पर गिर गईं। आह! जब उन्होंने देखा कि किसी ने उनके हाथ काट दिए हैं, तो चारों बाघ दर्द से चिल्ला उठे। हालांकि यह अंत नहीं था, यह तो बस शुरुआत थी। हुश हुश हुश। चू फैंग ने सुनहरे रंग की तलवार पकड़ी और पागलों की तरह 4 बाघों पर वार किया। उसने उनकी खालें चीर दी, उनकी नसें और नसें काट दी और चू फैंग उनकी सबसे संवेदनशील नसों को लगातार चुभता रहा, फिर भी उन्हें जगाए रखा। उसने असहनीय दर्द को एक के बाद एक उनके शरीर में भर दिया और उन्हें दुनिया की सबसे क्रूर यातनाओं से भर दिया। आह कमीने, हिम्मत हो तो हमें मार डालो। पलक झपकते ही कुख्यात 4 बाघों का खून और मांस चू फैंग ने आपस में मिला दिया। इससे उन्हें दर्द से जीने के बजाय मरना अच्छा लगने लगा और वे चाहते थे कि चू फैंग उन्हें मार डाले। मरना चाहते हो? यह इतना आसान कैसे हो सकता है? मैं चाहता हूं कि तुम सब जीना चाहो लेकिन नहीं जी पाओ, और मरना चाहो लेकिन नहीं मर पाओ। गुस्से की आग में जल रहे चू फैंग ने इतनी आसानी से उन्हें कैसे जाने दिया? न केवल वह रुका नहीं, बल्कि और भी ज्यादा उग्र हो गया। चू फैंग, बस इतना ही काफी है। समय देख लो, मेरे वर्मिलियन बर्ड सिटी की सेना जल्दी ही आ जाएगी, इसलिए हमें भी जल्दी ही यह जगह छोड़नी होगी। जैसे ही उसने चारों बाघों को देखा जो पूरी तरह से खूनी इंसान बन गए थे, यहां तक कि सू रॉ का दिल भी इसे सहन नहीं कर सका।
अगर वे मर भी गए तो भी वे पूरी तरह से लाश के साथ नहीं मरेंगे। चू फैंग ने ठंडी सांस ली और उसके हाथ में मौजूद सुनहरी तलवार ने बेतरतीब ढंग से वार किया। जैसे ही सुनहरी चमक सभी दिशाओं में फैली, चारों बाघों की लाशें हर जगह उड़ने लगीं। यहां तक कि चू फैंग ने एग्गी के लिए उनकी स्रोत ऊर्जा को भी अवशोषित कर लिया। वे वास्तव में अधूरी लाशों के साथ मर गए। गोंड लुयुन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने निर्दयी होगे। तुम मेरे परिवार को चुपके से मारने की हिम्मत करोगे। शुरू में मैंने तुम्हें थोड़ा और जीने देने के बारे में भी सोचा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि न केवल तुम्हें मरना है बल्कि तुम्हारे गोंड परिवार को भी मरना है। 4 बाघों को पूरी तरह से खत्म करने के बाद चू फैंग ने चारों ओर देखा कि उसने किसी को भी जीवित नहीं छोड़ा है। फिर उसने अपने स्पिरिट फॉर्मेशन को भंग कर दिया और अपने आसपास की परवाह किए बिना लिटिल व्हाइट पर सवार होकर चला गया। ये जानने के बाद कि उसके परिवार पर हमले का निर्देश देने वाला मास्टरमाइंड कौन था, चू फैंग के लिए एक पल भी इंतजार करना संभव नहीं था। वह अपने चू परिवार के सदस्यों के साथ साथ गोल्डन पर्पल सिटी के कई लाख लोगों की आत्माओं की बलि के रूप में उस गोंड लुयुन को जल्दी से मारना चाहता था। इसलिए चू फैंग को जो करना था वह था गोंड लुयुन के ठिकाने की खोज करना। चू फैंग और सू रोऊ के जाने के दूसरे दिन वर्मिलियन बड सिटी की सेना अंततः 5 टाइगर गांव के बाहर पहुंच गई। चूंकि वे जानते थे कि वहां के लोग अपराधी हैं और अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक सख्त व्यवस्था की और गांव के चारों ओर एक अभेद्य घेरा बना लिया जो उन्हें 5 टाइगर गांव के करीब ले गया। हालांकि जैसे जैसे वे 5 बाघों के गांव के पास पहुंचते गए, वर्मिलियन बड सिटी की सेना और भी ज्यादा बेचैन होती गई। 5 बाघों का गांव जो शोरगुल से भरा होना चाहिए था, वह इतना शांत क्यों था? उसका इतना शांत होना सामान्य बात नहीं थी। पहले तो उन्हें लगा कि शायद ये कोई जाल है, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि यह जाल नहीं था, क्योंकि उन्हें कुछ गंध आ रही थी। खून की गंध। महामहिम, हमें क्या करना चाहिए? खून की गंध हमेशा लोगों को भयभीत कर देती थी क्योंकि यह खतरे का संकेत था। इसलिए उस पल वर्मिलियन बड सिटी के शक्तिशाली लोग भी थोड़ा डर गए और सभी ने अपनी निगाहें शहर के स्वामी सू हेन की ओर लगा दी। उस समय सू हेन के गहरे विचार अस्थिर थे। खून की इतनी तेज बदबू का मतलब था कि बहुत सारे लोग मारे गए थे। कम से कम इसका मतलब था कि 5 बाघों के गांव में एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, इसलिए उसे भी नहीं पता था कि इसमें किस तरह के खतरे थे। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसने फिर भी आदेश दिया, मार डालो, मार डालो। सू हेन के बोलने के बाद सभी लोग जोर से चिल्लाए और मार डालो शब्द पहाड़ी जंगलों में गूंज उठा। यहां तक कि जमीन भी हिलने लगी। सू हेन और कई अन्य शक्तिशाली लोगों के नेतृत्व में वर्मिलियन बड सिटी की सेना ने साहस के साथ 5 बाघ गांव में प्रवेश किया। हालांकि 5 बाघ गांव में पहुंचने के बाद वे सभी अवाक रह गए और वे अपने सामने के दृश्य को देखकर पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मार्शल भगवान असुर अध्याय 218 खतरनाक व्यक्ति। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL मार्शल भगवान असुर C 218 खतरनाक व्यक्ति। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। MGA अध्याय 218 खतरनाक व्यक्ति। उनकी आंखों के सामने जो दृश्य था उसे केवल एक शब्द में बयां किया जा सकता था, क्रूर। गोल्डन पर्पल सिटी से भी ज्यादा क्रूर, क्योंकि वहां हर एक व्यक्ति की मौत इतनी भयानक थी, इससे लोग सीधे उस पर नजर डालने में असमर्थ हो गए। अगर यह कहा जाता है कि गोल्डन पर्पल सिटी में लाशों से जमीन भर गई थी, तो उस समय 5 टाइगर विलेज में यह नरक था। वहां एक भी पूरी लाश नहीं थी। खून के कुंडों के अलावा केवल अधूरे कंकाल बचे थे। यहां तक कि वर्मिलियन बड सिटी के लोग जिन्होंने युद्ध के मैदान का अनुभव किया था, उन्हें भी उस दृश्य को सहन करना मुश्किल हो गया। यहां तक कि सू हेन का चेहरा भी तुरंत बदल गया। वर्मिलियन बड सिटी के पहरेदारों के लिए कुछ कांप रहे थे, कुछ ने जमीन पर घुटने टेकते हुए उल्टी की और कुछ तो डर के मारे सीधे बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद भी उनके मुंह से सफेद झाग निकल रहा था और उनके शरीर हिंसक रूप से हिल रहे थे। यह देखा जा सकता था कि वे बेहद डरे हुए थे। क्या वे चुप हो गए? किस तरह का इंसान इतना क्रूर हो सकता है? ऐसा लगता है कि चू फैन को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा है, इसलिए ऐसा लगता है कि छोटे रो और छोटी मेई को उससे दूर रखा जाना चाहिए। सू हेन ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसे नहीं पता था कि यह सब चू फैंग ने किया था और उसने ये भी सोचा कि यह सब मास्टरमाइंड ने किया था जिसने 5 बाघ गांव को चुप कराने के लिए निर्देश दिया था। जब उसने उस मनहूस दृश्य को देखा तो वह कल्पना कर सकता था कि वह मास्टरमाइंड किस तरह का खतरनाक व्यक्ति होगा। फिर भी चू फैंग ने ऐसे व्यक्ति को क्रोधित कर दिया। स्वाभाविक रूप से वह भी प्रभावित नहीं होना चाहता था। ब्लैक टॉर्टोइस सिटी के अंदर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी और शहर के सभी गार्डों को तैनात कर दिया गया था। ब्लैक टॉर्टोइस सिटी के कई विशेषज्ञ जो खुद को साधना के लिए दरवाजों के पीछे बंद कर लेते थे, वे भी बाहर आ गए। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि ब्लैक टॉर्टोइस सिटी के इलाके में एक बेहद खतरनाक व्यक्ति दिखाई दिया था।
कोई भी नहीं जानता था कि उस व्यक्ति का वास्तविक रूप क्या था, क्योंकि जिन लोगों ने उस व्यक्ति का रूप देखा था वे मारे गए थे और मारे गए लोग सभी गोंड परिवार के लोग थे। गोंड परिवार के लोगों की क्या हैसियत थी? वे काले कछुए शहर के शासक थे। मारे गए लोग उच्च पद के पात्र भी थे जिनका गोंड परिवार में काफी रुतबा था। जाहिर है कोई व्यक्ति गोंड परिवार को भड़का रहा था और एक बड़ा दुश्मन बन रहा था। गोंड परिवार के विशेषज्ञों की लगातार हत्या की जा रही थी और गोंड परिवार की गरिमा को उनके अपने ही क्षेत्र में चुनौती दी जा रही थी। स्वाभाविक रूप से गोंड परिवार इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए इस बार गोंड परिवार ने वास्तव में लोगों के एक बड़े समूह को भेजा और उन्होंने अपराधी को पकड़ने की कसम खाई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अरे तुम कौन हो जो मेरे गोंड परिवार पर बार बार हमला करने की हिम्मत कर रहे हो? ब्लैक टॉर्टोइस सिटी के बाहर अज्ञात कब्रों में एक अधेड़ उम्र का आदमी जमीन पर लेटा था, जिसने आलीशान कपड़े पहने हुए थे। उसके मुंह में खून भरा हुआ था और चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसके चारों ओर ब्लैक टॉर्टोइस सिटी के लगभग 100 गार्ड लेटे हुए थे। हालांकि वे लोग अब सांस नहीं ले रहे थे। वह गोंड परिवार का सदस्य था और उसके पास गहन क्षेत्र के तीसरे स्तर की साधना थी। उसे गोंड परिवार द्वारा उस अपराधी की तलाश करने के लिए भेजा गया था जिसने अन्य गोंड परिवार के सदस्यों को गुप्त रूप से मार डाला था। उस दिन आखिरकार उसकी मुलाकात उस अपराधी से हुई। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा होगा कि वह इतना शक्तिशाली होगा, इतना शक्तिशाली कि वह जो गहन क्षेत्र के तीसरे स्तर पर था उसके सामने पूरी तरह से शक्तिहीन था। मुझे बताओ गोंड लुयुन कहाँ है? चू फैंग ने एक सन की पोशाक पहनी हुई थी और उन दिनों वह काले कछुए शहर के पास घूम रहा था और एक के बाद एक गोंड परिवार के विशेषज्ञों का वध कर रहा था। उसका लक्ष्य बदला लेना नहीं था, उसका लक्ष्य गोंड लुयुन का ठिकाना खोजना था। जल्दी या बाद में वह गोंड परिवार को खत्म करने वाला था। हालांकि वह अधीर नहीं था। उस समय वह जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा मारना चाहता था वह था गोंड लियुन, वह व्यक्ति जिसने उसके चू परिवार के लोगों को छुपकर मारा था। अगर वह गोंड लियुन को नहीं मारता तो उसके लिए अपने दिल में मौजूद नफरत को दूर करना बेहद मुश्किल होता। तो तुम गोंड लुयुन के लिए आए हो? मुझे मार दो, अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि लुयुन कहाँ गया। गोंड परिवार का वह व्यक्ति काफी अडिग था। चू फैंग पहले से ही उस प्रतिक्रिया के लिए तैयार था, क्योंकि यह पहली बार नहीं था जब उसे ऐसा जवाब मिला था। यह देखा जा सकता था कि चू फैंग ने इससे पहले जिन लोगों को मारा था उन सभी ने उस सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया था। यह कहना जरूरी था कि गोंड परिवार काफी साहसी और अडिग था और यह कुछ ऐसा था जो काफी दुर्लभ था। हालांकि जब उनके जैसे लोग दुश्मन बन जाते हैं तो ये बहुत परेशान करने वाली बात होती है, और कुछ दिनों के निरीक्षण के बाद चू फैंग को एक समस्या का पता चला। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि गोंड परिवार को किलिन राजकुमार के महल में काफी महत्व दिया जाता था। गोंड परिवार की नींव वाकई प्रथम श्रेणी के शहरों में सबसे मजबूत थी। ये कहा जा सकता है कि ब्लैक टॉर्टोइस सिटी ने वर्मिलियन बर्ड सिटी को काफी पीछे छोड़ दिया। इतना मजबूत कि वर्तमान चू फैंग केवल शहर के बाहरी इलाकों में ही घूम सकता था और उसके लिए शहर में प्रवेश करना बहुत कठिन था। चू फैंग को लगा कि शहर के अंदर भी ऐसे चरित्र हैं जिन्हें वह भी दबा नहीं सकता। अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें यातनाएं दूंगा। तुमने गोंड परिवार की लाशें देखी है ना? मैं तुम्हें उनसे कई गुना ज्यादा दुखी कर दूंगा। चू फैंग की आस्तीन से एक चमक निकली और एक तेज खंजर प्रकट हुआ। तारांकन गलत। खंजर को चमकता हुआ देखकर शक्तिशाली गोंड परिवार के व्यक्ति ने लार निगलने से खुद को नहीं रोका। उसे गोंड परिवार के सदस्य याद आ गए जिन्हें चू फैंग ने पहले मार डाला था। वास्तव में वे बेहद दुखी थे। उनकी लाशों को देखकर ही कोई कांप उठेगा, भले ही वह ठंडी न हो। ये कल्पना की जा सकती है कि मरने से पहले उन्हें कितनी पीड़ा हुई होगी। अगर मैं तुमसे कहूं तो क्या तुम मेरी जान बख्श सकते हो? गोंड परिवार के सदस्य की निगाहें चमक उठीं और कांपते हुए उसने ये शब्द कहे, मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं। जवाब में चू फैंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के वादा किया। सचमुच? गोंड परिवार के सदस्य को थोड़ा संदेह हुआ। मैंने हमेशा सच बोला है। भले ही चू फैंग का चेहरा छुपा हुआ था, फिर भी उसकी निगाहों में ईमानदारी देखी जा सकती थी। लुयुन को वीर शिकार में भाग लेने के लिए सोबैंस की घाटी में आमंत्रित किया गया था, जो कि एजोर प्रांत में हर साल एक बार होता है। एजोर प्रांत के कई स्कूलों के शीर्ष शिष्य इस शिकार में भाग लेने गए थे। गोंड परिवार के सदस्य ने धीमी आवाज में कहा। चू फैंग ने वीरतापूर्ण शिकार के बारे में पहले भी सुना था। यह एक बहुत बड़ी घटना थी जो एजोर प्रांत में साल में एक बार होती थी और इसमें विभिन्न स्कूलों के केवल शीर्ष शिष्य ही भाग ले सकते थे। इसलिए गोंड लुयुन को आमंत्रित किए जाने से चू फैंग को थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि जो लोग वीरतापूर्ण शिकार में आमंत्रित किए जा सके वे अधिकतर प्रथम श्रेणी के विद्यालयों के शीर्ष शिष्य थे। द्वितीय श्रेणी के विद्यालयों से लगभग किसी भी शिष्य को निमंत्रण नहीं मिला। वीरतापूर्ण शिकार में कितने दिन बचे हैं? चू फैंग ने जल्दी से पूछा। अभी इसके शुरू होने में 3 दिन और हैं।
100 बैंड्स की घाटी यहाँ से बहुत दूर है और शिकार शुरू होने के बाद विभिन्न स्थानों के स्कूल प्रवेश द्वार को सील करने के लिए एक साथ काम करेंगे। आप समय पर वहां नहीं पहुंच पाएंगे। गोन परिवार के सदस्य ने याद दिलाया। इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चू फैंग ने उपहास किया और उसके हाथ में खंजर चमक उठा। गोन परिवार के सदस्य का चेहरा तुरंत बदल गया और उसने जल्दी से अपनी गर्दन को ढक लिया, लेकिन वह अपनी गर्दन से बहते खून को रोक नहीं सका। उसने गुस्से से कहा, तुम अपनी बात से मुकर गए। यदि आपको किसी चीज को दोष देना था तो आप केवल अपनी मूर्खता को दोष दे सकते थे। चू फैन की निगाहें और भी भयानक हो गईं और एक असीम आकर्षण उसके शरीर से बाहर निकलकर उस गोंड परिवार के सदस्य के शरीर में घुस गया। उसी क्षण गोंड परिवार के सदस्य ने अपना मुंह खोला और दर्द से चीखना शुरू कर दिया, क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि उसके शरीर की सबसे महत्वपूर्ण चीज एक भयानक शक्ति द्वारा अवशोषित की जा रही थी। स्रोत ऊर्जा। चू फैन के शरीर में मौजूद एग्गी द्वारा उसकी स्रोत ऊर्जा को अवशोषित किया जा रहा था। मृत व्यक्ति की स्रोत ऊर्जा का अवशोषण महसूस नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वे मर चुके थे। हालांकि जब किसी व्यक्ति की स्रोत ऊर्जा को जीवित अवस्था में अवशोषित किया जा रहा था तो यह बेहद दर्दनाक था। उनके शरीर से सारा खून चूस लेने से भी ज्यादा दर्दनाक। गोन परिवार के सदस्य को मारने के बाद चू फैंग ने वहां मौजूद सभी लोगों से कॉस्मोस सेक्स इकट्ठा कर लिए। हालांकि कुछ निरीक्षण के बाद उसने बेहद नाखुशी से अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा, गरीबों का झुंड। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मार्शल भगवान असुर अध्याय 219 शक्तिशाली लोगों का जमावड़ा क्षेत्र। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL मार्शल भगवान असुर C 219 शक्तिशाली लोगों का जमावड़ा क्षेत्र। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। MGA अध्याय 219 शक्तिशाली लोगों का जमावड़ा क्षेत्र। सफेद सिर वाला चील बादलों में उड़ रहा था। उसकी गति के कारण उनके लिए 3 दिनों के भीतर 100 बैंड्स की घाटी तक पहुंचना मुश्किल नहीं था। चू फैंग सफेद सिर वाले ईगल पर बैठा था, लेकिन वह बेकार नहीं बैठा था। वह कुछ तैयारियां कर रहा था। 100 मोड़ों की घाटी में प्रवेश करने की तैयारी। 100 बैंड्स की घाटी में वीर शिकार एजियोर प्रांत में बेहद प्रसिद्ध था। 100 बैंड्स की घाटी एक बहुत ही खास जगह थी, जो औषधियों की पवित्र भूमि थी। न केवल इसमें बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक और मूल औषधियां थीं, बल्कि कई गहन औषधियां भी थीं। हालांकि 100 बैंड्स की घाटी आमतौर पर बंद रहती थी। ये साल में सिर्फ एक बार एजियोर प्रांत के विभिन्न स्कूलों के उत्कृष्ट शिष्यों के लिए खुलती थी। वे शिकार में शामिल होते थे और वे कितने संसाधन प्राप्त कर सकते थे, ये सब उनकी क्षमताओं पर निर्भर करता था। संक्षेप में, 100 मोड़ों की घाटी किसी एक शक्ति की नहीं, बल्कि पूरे एजियोर प्रांत की थी। इसलिए जब तक विभिन्न विद्यालयों के शिष्यों में ताकत थी, वे प्रवेश कर सकते थे। लेकिन एक बात थी, अगर कोई व्यक्ति साल में एक बार होने वाले वीरतापूर्ण शिकार में भाग लेने के लिए 100 बैंड्स की घाटी में प्रवेश करना चाहता था, तो उसके पास पर्याप्त ताकत होना जरूरी था और उसे अपने असली नाम से पंजीकरण कराना पड़ता था। चू फैंग श्री ग्रीक लोक की पहचान के साथ वीर शिकार में भाग नहीं ले सकता था, इसलिए उसे चू फैंग की पहचान के साथ प्रवेश करना पड़ा। उस पहचान में उसकी साधना के रूप में केवल मूल क्षेत्र का दूसरा स्तर था, इसलिए भले ही उसने अपनी सारी युद्ध शक्ति का उपयोग किया हो, फिर भी उसके लिए वीर शिकार परीक्षा उत्तीर्ण करना काफी चुनौतीपूर्ण होगा। इसलिए चू फैंग को अपनी साधना बढ़ानी पड़ी। पिछले दिनों में उसने दूसरों से बहुत सी चीजें हड़प लीं। आम लोगों के लिए शायद वे खजाने थे, लेकिन चू फैंग के लिए वे ज्यादा नहीं थे, क्योंकि सिर्फ 20 उच्च गुणवत्ता वाली गहन औषधियां ही उसकी साधना में सहायक थी, जो शून्य विद्यालय के प्रमुख ने उसे दी थीं। सिर्फ उन्हीं का उस पर कुछ असर हुआ। तारांकन। हम पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक ही गहन औषधि को परिष्कृत किया गया और मजबूत गहन शक्ति जल्दी से उसके पूरे शरीर में फैल गई। हालांकि ये चू फैंग के डेंटियन को कुछ नहीं कर सका। एक ही घूंट में इसने गहन शक्ति के विस्फोट को निगल लिया। ये लोग भेड़िए के साल में पैदा हुए होंगे। तुम आध्यात्मिक ऊर्जा को एक ही घूंट में निगल जाते हो, तुम मूल शक्ति को एक ही घूंट में निगल जाते हो, और तुम गहन शक्ति को भी एक ही घूंट में निगल जाते हो। अरे आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो तुम लोगों को पेट भरकर खिला सके? चू फैंग खुद को असहाय महसूस कर रहा था। हालांकि उसके डेंटियन में सिर्फ 8 दिव्य बिजली थी, लेकिन उनकी भूख बढ़ती ही जा रही थी। इससे उसे और भी ज्यादा दबाव महसूस होने लगा। चू फैंग ने 5वीं उच्च गुणवत्ता वाली गहन औषधि को परिष्कृत करने के बाद ही अपने शरीर में मूल शक्ति में कुछ बदलाव महसूस किया। अपनी साधना के एक स्तर तक बढ़ जाने के बाद चू फैंग और भी अधिक असहाय महसूस करने लगा। गहन औषधियां कितनी कीमती थीं। वे गहन क्षेत्र में शक्तिशाली लोगों के लिए बहुत फायदेमंद थीं, लेकिन उससे, जो मूल क्षेत्र के मात्र दूसरे स्तर पर था, मूल क्षेत्र के तीसरे स्तर पर पहुंचने के लिए 5 ऐसी खजानों को परिष्कृत करने की आवश्यकता थी। इससे वह बिल्कुल अवाक रह गया। लेकिन सौभाग्य से उसके बाद जो हुआ वह काफी अच्छा था।
15 अन्य गहन औषधियों को परिष्कृत करने के बाद चू फैंग को लगा कि उसे फिर से सफलता मिलने वाली है। इसलिए उसने अपने पेट में खेती करने में मदद करने वाली हर चीज को एक साथ निगल लिया। अंततः अपना स्टॉक लगभग समाप्त करने के बाद उसने सफलतापूर्वक एक और सफलता प्राप्त की और वह मूल क्षेत्र के चौथे स्तर में प्रवेश कर गया। मूल क्षेत्र का चौथा स्तर, यह उस वीर शिकार में भाग लेने के लिए पर्याप्त होना चाहिए, है ना? कुछ गणनाओं के बाद अपनी वर्तमान साधना और अपने द्वारा समझी गई विधियों के साथ उसके लिए मूल क्षेत्र के 8वें स्तर पर लड़ने में कोई समस्या नहीं थी। यदि उसने सुनहरे रंग की बिजली की शक्ति का भी उपयोग किया और अपनी साधना को मूल क्षेत्र के 5वें स्तर तक बढ़ा दिया, तो मूल क्षेत्र के 9वें स्तर पर रहने वालों का उल्लेख करने की भी आवश्यकता नहीं थी। यदि चू फैंग ने अपनी सारी शक्ति और अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग किया, तो उसके लिए अभी भी गहन क्षेत्र के प्रथम स्तर पर एक शक्तिशाली व्यक्ति से लड़ना संभव था। वह जो जानता था उसके अनुसार अगर किसी को निमंत्रण नहीं मिलता तो उसे वीर शिकार में भाग लेने के लिए योग्य होने के लिए कई परीक्षाओं को पास करना पड़ता था। हालांकि उसे पास होने के लिए कम से कम गहन क्षेत्र के प्रथम स्तर की साधना से शक्ति की आवश्यकता होती थी। इसलिए चू फैंग ने भी दबाव महसूस किया। आखिरकार वह अपनी अन्य विधियों को बहुत जल्दी उजागर नहीं करना चाहता था। 2 दिन की भागदौड़ के बाद आखिरकार चू फैंग 100 मोड़ों की घाटी के पास पहुंच गया। शीर्ष गुणवत्ता वाले सफेद सिर वाले ईगल पर सवार होकर किसी भी अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए वह छिपकर एक निश्चित क्षेत्र में उतरा और 100 मोड़ों की घाटी की ओर चल पड़ा। 100 बैंड्स की घाटी वास्तव में एक विशाल आदिम क्षेत्र था। वहां घाटियां, पर्वत श्रृंखलाएं, जंगल, नदियां, दलदल थे और यह बहुत विशाल था, लेकिन साथ ही बेहद खूबसूरत भी था। हालांकि 100 मोड़ों की घाटी में वह सुंदर दृश्य हर साल केवल कुछ दिनों के लिए ही देखा जा सकता था। बेशक यह उपचार केवल उन लोगों के लिए आनंददायक था जो वास्तव में 100 मोड़ों की घाटी में प्रवेश कर सकते थे। जल्दी से वहां देखो, यहाँ एक छोटा बच्चा भी जीवंतता के लिए आया हुआ है। ये सच है ना? उसके कपड़ों को ध्यान से देखो। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने पहले ऐसा देखा हो। वह दूसरे दर्जे के स्कूल का शिष्य तो नहीं होगा ना? जो भी हो, उसकी परवाह कौन करता है? उसे अपनी इज्जत खोने का डर नहीं है, तो हमें क्या परवाह है? उस जगह पर आकर अपनी पहचान छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए चू फैंग ने एजियो ड्रैगन स्कूल के मुख्य शिष्यों के लिए कपड़े पहने। एक चीज जिसके प्रति वह असहाय था और जिसे टाला नहीं जा सकता था, वह थी लोगों द्वारा उपहास किया जाना। चू फैंग को पहले से ही इस तरह के मजाक की आदत हो गई थी। जब भी वह किसी बड़े अवसर पर किसी प्रथम श्रेणी के स्कूल के शिष्यों से मिलता था तो उसे हमेशा उनका मजाक मिलता था। इसके अलावा ये वीर शिकार था जहां विभिन्न स्कूलों के कई उत्कृष्ट शिष्य एकत्र होते थे। चू फैंग ने एक प्रथम श्रेणी के स्कूल के 2 शिष्यों का पीछा किया जिन्होंने पहले उसका मजाक उड़ाया था और उसी परीक्षा स्थल में प्रवेश किया। जब वे अंदर गए तो दोनों लोगों ने हमेशा शुरू से अंत तक चू फैंग को तिरस्कार भरी निगाहों से घूरा। लेकिन जब वे तीनों जांच स्थल से बाहर निकले तो उन दोनों की निगाहें पूरी तरह बदल गईं। अब वे तिरस्कार भरी निगाहें नहीं थीं, बल्कि सदमे की निगाहें थीं। ऐसा झटका जो बेहद जटिल था और जिसे व्यक्त करना मुश्किल था। ऐसा परिवर्तन क्यों हुआ? इसका कारण ये था कि वे दोनों, जो प्रथम श्रेणी के विद्यालय के शिष्य थे और जिनके पास मूल क्षेत्र के 8वें स्तर की साधना भी थी, दोनों ही परीक्षा में असफल हो गए। जहां तक चू फैंग का प्रश्न है, वो एक दूसरे दर्जे के स्कूल का शिष्य था जिसके पास केवल मूल क्षेत्र के 4थे स्तर की साधना थी। वह उत्तीर्ण हुआ और वह बहुत ही सहजता से उत्तीर्ण हुआ। उसके बाद चू फैंग एक निष्कर्ष पर पहुंचा और वह ये था कि परीक्षा उतनी कठिन नहीं थी जितनी बताई गई थी। बेशक उसने इस तथ्य की उपेक्षा की कि वह एक राक्षस था। परीक्षा पास करने के बाद चू फैंग ने 100 मोड़ों की घाटी में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त की। घाटी में प्रवेश करने के बाद उसने पहली बार एक विशाल, लंबा और शानदार शहर देखा। शहर पहाड़ों और नदियों के बीच बसा हुआ था और यह वाकई बहुत खूबसूरत था। चू फैंग ने अपनी आत्मा शक्ति फैलाई और अंत में उसे एक आश्चर्यजनक परिणाम मिला। शहर में बहुत सारे शक्तिशाली लोग इकट्ठे हुए थे। गहन क्षेत्र में लोग अनगिनत थे और गहन क्षेत्र के शिखर पर भी बहुत सारे लोग थे। दरअसल एजियोर प्रांत के कई बड़े व्यक्तित्व वहां इकट्ठे हुए थे और साथ ही विभिन्न विद्यालयों के कई शीर्ष प्रतिभाशाली लोग भी। एक भी व्यक्ति सरल नहीं था, इसलिए उस स्थान पर उसे सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता थी। उसे लापरवाही की आदि भी बात करने की अनुमति नहीं थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मार्शल भगवान असुर अध्याय 220 शत्रुओं की बैठक। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL मार्शल भगवान असुर C 220 दुश्मनों की बैठक। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। MGA अध्याय 220 शत्रुओं की बैठक। ये लंबा, विशाल और सुंदर शहर वास्तव में इतना बड़ा नहीं था, लेकिन ये बेहद नाजुक था। ये पर्वत श्रृंखला की चोटी पर बना था और इसके चारों ओर विशाल झरने थे जो घाटियों से नीचे गिरते थे।
कोहरे के बीच से सूरज की रोशनी चमक रही थी और 7 रंगों वाला इंद्रधनुषी पुल दिखाई दे रहा था। सारस इंद्रधनुष के ऊपर से चक्कर लगाते हुए गुजर रहे थे और ये दृश्य काफी सुंदर लग रहा था। उस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा था कि यह संतों का साम्राज्य है। कोई आश्चर्य नहीं कि लोग कहते थे कि 100 मोड़ों की घाटी का दृश्य दुनिया में बेजोड़ था। कम से कम चू फैंग की नज़र में ये सबसे खूबसूरत जगह थी जो उसने पहले कभी देखी थी। बेशक उसके सामने जो दृश्य था वह 100 मोड़ों की घाटी का सिर्फ एक कोना था। ये वास्तव में सिर्फ एक कोना था क्योंकि वह जगह 100 मोड़ों की घाटी का सिर्फ बाहरी इलाका था। हालांकि वीर शिकार में भाग लेने के लिए तैयार हर कोई अस्थायी रूप से वहां आराम कर सकता था, लेकिन आलीशान महलों का उपयोग केवल विभिन्न शक्तियों के महान पात्रों द्वारा ही किया जा सकता था। दूसरी ओर शिष्य एक सुपर साइज्ड प्लाजा में प्रतीक्षा कर रहे थे जो एक चट्टान की चोटी पर स्थित था। चू फैंग ने अपनी आत्मा शक्ति को फैलाया और वह गोंग लुयुन का पता लगाना चाहता था। चलते समय चू फैंग वास्तव में काफी हैरान था क्योंकि वहां एकत्रित लोगों में उसके अलावा लगभग सभी लोग गहन क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। वे अपनी पीढ़ी के युवा प्रतिभाशाली लोग थे। वास्तविक साधना के संदर्भ में चू फैंग वास्तव में लोगों के समूह में बहुत अधिक नहीं था क्योंकि वे लोग सच्चे प्रतिभाशाली थे। लगभग सभी ने विशेष तरीकों को समझा और यदि उनमें से कोई भी बाहर आ गया तो चू फैंग को उन्हें हराने में काफी कठिनाई होगी। चू फैंग को दबाने वालों के लिए असंख्य। हालांकि उन लोगों के बीच रिश्ता बहुत दोस्ताना नहीं था। उनमें से ज्यादातर 3 या 5 के समूह बनाते थे, लेकिन ऐसे समूह भी थे जिनमें बड़ी संख्या में लोग थे। उदाहरण के लिए लिंगयुन स्कूल के शिष्य, साथ ही किलिन प्रिंस के महल की युवा पीढ़ी। वे 2 समूह के लोग एजियोर प्रांत की 2 सबसे शक्तिशाली शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते थे। उनके पास सबसे ज्यादा लोग थे, इसलिए उनके पास सबसे ज्यादा कुलीन लोग भी होंगे। हर एक शक्ति दूरी से सम्मान दिखाती थी क्योंकि वे अंतहीन गर्वित लोगों को नाराज करने से बहुत डरते थे। आखिरकार मैंने तुम्हें पा ही लिया। अचानक चू फैंग की आस्तीन में 2 मुट्ठियां कसी हुई थीं और हत्या का इरादा तुरंत उसकी आंखों में उभर आया। वह जल्दी से चौक के एक क्षेत्र की ओर चला गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उस इलाके में लोगों का एक बड़ा समूह इकट्ठा हुआ। उन सभी ने एक युवा व्यक्ति को घेर लिया जो लगभग 20 साल का था। उनमें पुरुष भी थे और महिलाएं भी। महिलाएं सुंदर थीं, लेकिन उनकी भौहों के बीच गर्व था। सभी पुरुषों की शक्लें अलग अलग थीं, लेकिन उनकी ताकत कोई साधारण नहीं थी। वे सभी गूढ़ क्षेत्र से थे और उनमें से अधिकांश प्रथम श्रेणी के स्कूलों से आए थे। लेकिन ठीक इसी वजह से जब एक सुंदर लड़का दूसरे दर्जे के स्कूल के कपड़े पहनता था तो वह समूह में होने पर काफी अजीब लगता था। जहां तक उस व्यक्ति की बात है तो स्वाभाविक रूप से वह एजियो ड्रैगन स्कूल का नंबर 1 शिष्य था, जो ब्लैक टोटोइस सिटी के स्वामी का पुत्र था, जिसने गुप्त रूप से 5 टाइगर विलेज गोंग लुयुन को उकसाया था। हालांकि दूसरे दर्जे के स्कूलों के शिष्यों को वहां अनगिनत लोगों द्वारा नीची नजर से देखा जाना चाहिए था, लेकिन गोंग लुयुन को किसी ने ऐसी नजर से नहीं देखा। इसके बजाय पुरुषों की नजरों में प्रशंसा थी, महिलाओं की नजरों में आराधना थी। लोगों का समूह आपस में बातें कर रहा था और हंस रहा था, और कुछ लोगों ने तो गोंग लुयुन की खुलकर प्रशंसा भी की। इससे ये कारण भी पता चला कि गोंग लुयुन को नीचा क्यों नहीं देखा गया। भाई गोंग, मुझे वास्तव में आपको बधाई देनी है। आप वास्तव में श्री लिन रैन के पालक पोते बन गए हैं। भविष्य में आपको हमारी अधिक देखभाल करने की आवश्यकता है। कुछ लोगों ने अपने चेहरे पर प्रशंसा के भाव के साथ कहा। भाई ली, आप बहुत विनम्र हैं। गोंग लुयुन ने विनम्रता से मुस्कुराया। आह भाई गोंग, इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। कौन नहीं जानता कि मिस्टर लिन रैन प्रोफाउंड क्षेत्र के शिखर पर एक शक्तिशाली व्यक्ति हैं। वह किलिन राजकुमार की हवेली में लिन कबीले के मुख्य प्रबंधक हैं और किलिन राजकुमार की हवेली के कई लोग उस बूढ़े व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करना चाहते हैं, फिर भी वे ऐसा नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज उन्होंने तुम्हें अपने पालक पोते के रूप में पहचाना। ये काफी लोगों की प्रशंसा जगाएगा। एक और नर ने, जिसका चेहरा थोड़ा रूखा था, हंसते हुए कहा। प्रशंसा का क्या उपयोग है? श्री लिन रैन ने लुयुन को अपने पालक पोते के रूप में मान्यता दी क्योंकि उसकी आंखें काफी अच्छी हैं। भाई लुयुन युवा है, लेकिन वह पहले से ही गहन क्षेत्र के दूसरे स्तर पर है। उसका युद्ध कौशल साधारण नहीं है और वह कमजोर के साथ साथ मजबूत को भी हरा सकता है। गहन क्षेत्र के तीसरे स्तर पर भी लोग उसे नहीं हरा सकते और उसकी भविष्य की उपलब्धियां बस अथाह हैं। एक आकर्षक महिला गोंग लुयुन के करीब गई। ये सही है, भाई गोंग एक सच्चे प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं और हम वास्तव में अपने दिल की गहराई से आपकी प्रशंसा करते हैं। हालांकि उनकी प्रतिभा के साथ भाई गोंग के लिए एजियो ड्रैगन स्कूल में प्रवेश करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। एक और महिला भी उनके करीब गई। हाँ, मैंने सुना है कि एजियो ड्रैगन स्कूल में एक ऐसा बच्चा था जिसकी आंखें नहीं थीं और उसने भाई गोंग को चुनौती देने की हिम्मत की। 1 साल बाद अपनी जान लेने जैसी कोई बात। मुझे सच में नहीं पता कि उस बच्चे को आत्मविश्वास कहाँ से मिला। क्या ये सच है या झूठ? क्या वाकई ऐसा कुछ है? भाई गोंग, क्या उन्होंने जो कहा वह सच था?
हो, दुनिया बहुत बड़ी है, इसलिए इसमें हर तरह के लोग हैं। जब उसके जैसे व्यक्ति का सामना होता है तो मैं, गोंड लुयुन, महसूस करता हूं कि मेरे लिए उस पर ध्यान देना उचित नहीं है। हालांकि वह इतना आक्रामक था कि मुझे उसकी व्यवस्थित लड़ाई स्वीकार करनी पड़ी। वह एक छोटा सा गुलाम है, इसलिए सभी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। गोंड लुयुन मुस्कुराया और अपना हाथ हिलाया। तो इसका मतलब ये सच है। भाई गोंड, उस बदमाश का नाम क्या है? अगर आपको उसी स्कूल के लोगों पर हमला करना ठीक नहीं लगता तो मैं उसे आपके लिए सबक सिखा दूंगा। हाँ, वह उसी स्कूल से आया है, फिर भी वह नंबर 1 शिष्य के प्रति अनादर करने की हिम्मत करता है। इस तरह के लोग वास्तव में शिक्षित नहीं हैं और उन्हें पीटा जाना चाहिए। ये जानने के बाद कि ऐसा कुछ हुआ है, सभी ने उत्सुकता से इसके बारे में और पूछा। गोंड लुयुन, आप आराम से रह रहे हैं ना? ठीक उसी समय भीड़ में अचानक एक आवाज गूंजी। जब उन्होंने आवाज की ओर देखा तो सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि पास में ही एक युवक खड़ा था। वह वाकई एक युवक था और उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि वह 15 साल से ज्यादा का नहीं होगा। यद्यपि वीरतापूर्ण शिकार एजोर प्रांत की युवा पीढ़ी के लिए एक समृद्ध काल था, उनमें से अधिकांश युवा वयस्क थे और जब इस तरह का एक कोमल युवक उस स्थान पर दिखाई दिया तो सभी को काफी आश्चर्य हुआ। खास तौर पर तब जब उस युवक के कपड़े बिल्कुल गोंड लुयुन जैसे ही थे, जो एजो ड्रैगन स्कूल से था। इससे लोग और भी हैरान हो गए। वे ये जानने के लिए भी उत्सुक थे कि वह कौन था। तुम भी यहाँ घुस आए। गोंड लुयुन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और उसकी आंखों में आश्चर्य झलकने लगा। स्वाभाविक रूप से उसने पहचान लिया कि उसके सामने खड़ा युवक कौन था। ये चू फैंग ही था जिसने 1 साल बाद लड़ाई का आयोजन किया था। जब गोंड लुयुन को पता चला कि चू फैंग की साधना मूल क्षेत्र का चौथा स्तर बन गई है तो उसकी निगाहों में आश्चर्य का भाव और अधिक गंभीर हो गया। अगर तुम्हारे जैसा पालक पोता भी अंदर जा सकता है तो मैं क्यों नहीं जा सकता? गोंड लुयुन, मैं यहाँ किसी और कारण से नहीं बल्कि तुम्हें याद दिलाने के लिए आया हूँ। 100 मोड़ों वाली इस घाटी में प्रवेश करने के बाद तुम्हें सावधान रहना चाहिए। सावधान रहो, क्योंकि अपने सभी बुरे कामों को पूरा करने के बाद तुम्हें प्रतिशोध मिलेगा। ये शब्द कहने के बाद चू फैंग ने अपनी बड़ी आस्तीन लहराई, फिर मुड़कर चला गया। भाई गोंड, वो व्यक्ति कौन है? उसके शब्द इतने अप्रिय क्यों थे? ये देखकर सभी ने जल्दी से सवाल किया। क्या तुमने अभी नहीं पूछा कि वह बदमाश कौन था जिसने मेरे साथ लड़ाई की योजना बनाई थी? गोंड लुयुन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। यह तो वह नहीं होगा ना? सभी लोग बहुत हैरान थे। ये सही है, वह वही कमीना बदमाश है। जब गोंड लुयुन ने ये शब्द कहे तो वह अपने दांत पीस रहा था और उसकी निगाहों में एक ठंडी चमक दिखाई दे रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।